सर्वप्रथम आप सभी को शुभ संध्या। कक्षा की शुरुआत करने की मैं घोषणा करता हूं। हमने संविधान का सिलेबस पूरा लिख लिया है और इस कड़ी में हम संविधान के परिचय से कक्षा की शुरुआत कर चुके थे। पिछले क्लास में हमने राज्य के स्वरूप को देखा था, स्टेट क्या होता है। मैं चाहूंगा कि मैक्सिमम लोग लाइव रहें तो अच्छा है और जवाब देने के लिए भी तैयार रहें। स्टेट की अवधारणा हमने पढ़ी। मैंने आपको बताया कि राज्य के 4 मुख्य तत्व हैं। भारत एक देश नहीं बल्कि पहले एक राज्य है, उसके बाद एक देश है, उसके बाद एक राष्ट्र है। राज्य के 4 अनिवार्य तत्वों से आप सभी परिचित हैं, जिसमें भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता, ये राष्ट्र के 4 बेहद महत्वपूर्ण तत्व हैं। इसी से जुड़ा हुआ एक शब्द है नेशन, जिसका अर्थ राष्ट्र होता है, और एक शब्द है नेशन स्टेट, राष्ट्र राज्य। आप लोग बताएंगे कि राष्ट्र क्या होता है, नेशन क्या है और नेशन स्टेट क्या है, राष्ट्र राज्य क्या है। कोई भी जिनको आता हो वो पहले बताएंगे। कोई बता सकते हैं तो एक बार हाथ खड़े करें, मैं देख लूंगा, अन्यथा नहीं। मैंने देश नहीं पूछा है, आज मैंने पूछा है कि नेशन यानी राष्ट्र क्या होता है और नेशन स्टेट क्या होता है, राष्ट्र राज्य क्या होता है, ये पूछा है। देश नहीं पूछा है आज। कौन बता सकते हैं कि राष्ट्र क्या है और राष्ट्र राज्य क्या है? फिर हम आगे बढ़ेंगे। संविधान एक ऐसा टॉपिक है जिसको यदि आप ठीक से थोड़ा पढ़ लेंगे तो आप में प्रशासनिक कौशल का विकास होने लगता है। इस विषय की यह विशेषता है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, राष्ट्र शब्द जब हम कहते हैं तो राष्ट्र का मतलब है एक ऐसा क्षेत्र जहां एक खास वाद के लोग, एक खास विचारधारा के लोग, जिनमें देशभक्ति वो निवास करते हैं। ध्यान रखिएगा, लेकिन उसकी सीमा नियत नहीं है। अब इसका क्या मतलब है? आप देखिएगा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय जो स्लाव जाति के लोग थे या जो बाल्कन का क्षेत्र था, लोग फैले हुए थे। आप देखेंगे कि विश्व युद्धों के समय में जर्मनी के लोग ऑस्ट्रेलिया तक बिखरे हुए थे। पता ही नहीं था कि सीमा कहां पर है, लेकिन थे तो जर्मन। तो राष्ट्र क्या हुआ उनका? नेशन क्या हुआ? जर्मन। ठीक है। लेकिन जब उसमें सीमा आ गई तो सीमा आ जाने से क्या हुआ? उसके बाद कहलाया नेशन स्टेट, राष्ट्र राज्य कहलाया। इस तथ्य को सभी ध्यान में रखेंगे। शब्द छोटे छोटे हैं लेकिन महत्वपूर्ण हैं। जैसे मैंने एक दिन कहा था कि संविधान क्या है और संविधानवाद क्या है, तो संविधान और संविधानवाद बता दिए थे। संविधान सबको पता है, विधि का शासन है, और जिस देश में संविधान ही निरंकुश हो शासन करने के लिए, यानी संविधान के आधार पर ही शासन चलता हो, उसको संविधानवाद कहते हैं। उस पद्धति को, इसको याद रखिएगा। तो हम राज्य को समझ चुके थे। आज हमने 2 नए शब्दों को सीखा, नेशन को सीखा और नेशन स्टेट को सीखा। ऐसा हो सकता है ना कि एक देश के लोग बिखरे हुए हों और फिलहाल देश का सीमांकन नहीं हुआ हो, ऐसा तो हो ही सकता है। और विश्व युद्धों के समय में तो ऐसा होना आम बात थी। स्लाव जाति को देखिए, बाल्कन क्षेत्र को देखिए, जर्मनी को देखिए, तो आपको विश्व इतिहास से इन सब चीजों की जानकारी प्राप्त हो जाएगी। और इन सब चीजों का गहरा संबंध फ्रांस की क्रांति से है, फ्रेंच रेवोल्यूशन से भी है। इसको भी ध्यान रखिएगा। आज का टॉपिक है इस कड़ी में प्रस्तावना। पिछले क्लास में आपने देखा होगा कि हमने एक कक्षा के माध्यम से लगभग महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को देख लिया था। उसका पीडीएफ आप सभी के पास है। उस उससे जुड़ा हुआ एक और क्लास लेंगे हम, जिसमें संविधान संशोधन की क्लास रखेंगे कि अभी तक कितने संविधान संशोधन हुए हैं, उसको भी एक साथ देखेंगे। फिलहाल हम मूल टॉपिक में हैं। मैंने कहा भी था कि मूल क्लास के साथ साथ बूस्टर फैक्ट्स भी चलता रहेगा। तो आज का जो क्लास है वह प्रस्तावना पर आधारित है। ठीक है। चैप्टर का नाम लिखिए प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना। यहां से आज आगे बढ़ेंगे। संविधान की प्रस्तावना। इतिहास में थोड़ा याद करने पर अधिक बल दिया जाता है कुछ खंडों में, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं है। इसमें याद तो करना ही होता है, लेकिन समझदारी का विशेष महत्व है इसमें।
प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अंग्रेजी में लिखना हो तो लिख सकते हैं। प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, पहले समझते हैं, समझते हुए आगे बढ़ेंगे कि प्रीएम्बल क्या होता है। जैसे किसी किताब को जब हम खोलते हैं तो देखेंगे उसमें अनुक्रमणिका लिखी होती है, उद्देशिका या अनुक्रमणिका, जिसको आप कंटेंट्स कहते हैं। यानी किताब के एक पेज के बाद उसका जिस्ट दिया रहता है कि किस चैप्टर में क्या लिखा हुआ है, किसका टॉपिक या शीर्ष नाम क्या है। तो संविधान में कितने चैप्टर हैं? पहले 22 थे, अब 25 हैं टोटल। तो संविधान के जो 25 चैप्टर थे, उस 25 चैप्टर का सार क्या है, वो दिखता कैसा है, उसका इंट्रोडक्शन क्या है, आमुख क्या है, उसका कुंजी जिसको आप कह सकते हैं, की ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसको हम प्रस्तावना कहते हैं। आपने पढ़ा था जब हम कैबिनेट मिशन का अध्ययन कर रहे थे, इसी प्रस्तावना को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में पेश किया था, जिसको 22 जुलाई 1947 को स्वीकृत कर लिया गया। लेकिन लागू कब किया गया? लागू किया गया जब संविधान लागू किया गया, 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। वहीं पर प्रस्तावना भी लागू हुई थी। ठीक है, अब इस प्रस्तावना में क्या क्या खास बातें हैं, तो सबसे पहले प्रस्तावना को देख लीजिए, उसके बाद लिखना उचित होगा। वैसे किसी भी एनसीईआरटी की बुक में आपको पहले पृष्ठ में प्रस्तावना मिल जाएगी। देयर इज नो लोकल फाइल्स, सभी लाइन पर बने रहेंगे। सबसे पहले हम प्रस्तावना को देख लेते हैं कि प्रस्तावना क्या कहता है। जब हम संविधान की प्रस्तावना को देखते हैं, उम्मीद करते हैं कि सबको दिख रहा होगा। यदि छोटा पढ़ रहा हो तो जूम इन जूम आउट करके उसको मैनेज कर लीजिए। दिख रहा है कि नहीं? इसका रिप्लाई करें एक बार। दिख रहा है ना? ठीक है। आपने जब बचपन में स्कूलिंग के दौर से खुद को गुजारा होगा तो देखा होगा कई विद्यालयों में प्रार्थना के बाद भी प्रस्तावना को दोहराए जाने का ट्रेंड था। कई विद्यालयों में आज भी देश में इस ट्रेंड को चलाया जाता है, ताकि बच्चों में शुरू से ही देश के प्रति क्या हो, थोड़ी जागरूकता पैदा हो। खास करके जब एआई का जनरेशन आ रहा है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनरेशन में तो यह और आवश्यक हो जाता है कि कहीं व्यक्ति पूर्णतया मशीन न बन जाए। तो प्रस्तावना को देखिए, यही उद्देशिका नेहरू जी ने दिया था। वैसे ये काफी संशोधित है। इंदिरा गांधी के टाइम में हमने कल भी पढ़ा था कि 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसमें 3 शब्द जोड़े गए। कौन कौन सा? समाजवाद, अखंडता और धर्मनिरपेक्षता। तो वो भी आपको यहां देखने को मिलेगा। हम एक एक करके सबको देखेंगे। शुरुआत करते हैं। इसमें लिखा गया है 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से प्रस्तावना में 3 शब्द ऐड किए गए। एक तो पहला क्या था? सोशलिज्म, समाजवाद। उसके बाद है सेक्युलरिज्म और इंटीग्रिटी। इन तीनों से आप सभी परिचित हैं। इसको लघु संविधान भी कहा जाता है। और इसी कड़ी में स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा के माध्यम से 10 मूल कर्तव्य ऐड किए गए भाग 4 क 51 क में। जबकि 11वां मूल कर्तव्य कौन बताएंगे कब ऐड किया गया था? जल्दी से, तेजी में। 86वां संविधान संशोधन 2000 कितने 2 के माध्यम से लागू किया गया। 2002 में आया था। 3, हाँ ठीक है, 3 भी ठीक है। 2 में आया था, 3 में लागू किया गया, ये भी ठीक है। तो आगे चलते हैं। अब देखिए, इसमें पहला शब्द आपको मिल जाएगा समाजवाद, पंथ निरपेक्षता है, जिसकी चर्चा अभी हमने की है। ये ऐड किया गया था। ऐड करने के बाद कैसा लगता है? तो इसमें शब्दों को गौर कीजिए। हम, यदि कोई संविधान की प्रस्तावना समझ लेता है तो एक तरह से अपने अधिकार और कर्तव्य के प्रति व्यक्ति जागरूक हो जाता है। हम मतलब कौन? वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, परिभाषित किया हुआ है। हम भारत के लोग
भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न यानी सवर्निटी की चर्चा हो गई, जो राज्य के चार तत्व हैं, जिसमें जनसंख्या, भूमि, सरकार और संप्रभुता आती है। उसकी चर्चा हो गई कि हमारे सीमा में किसी भी वैदेशिक शक्ति का दखल नहीं होगा, क्योंकि दखल होगा तो फिर क्या होगा? साम्राज्यवाद शुरू हो जाएगा। तो प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, समाजवादी का मतलब गरीबी और अमीरी के बीच के खाई को कम करना। समाजवाद का सीधा मतलब है कि उत्पादन के साधनों पर समाज का अधिकार होना चाहिए, ना कि पूंजीवादियों का। ये मार्क्स ने कहा है, इसको ध्यान रखिएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? उत्पादन के साधनों पर पहले क्या था? जब हम फ्रांस की क्रांति को पढ़ते हैं या उस समय हम अमेरिकी क्रांति को देखते हैं, लुई 16वां ने क्या कहा था जानते हैं? लुई 16वां ने कहा था 14 के बाद 16 सबसे लास्ट, जिसके बाद पूरा पतन हो गया। लुई 16वां के समय स्थिति इतनी खराब हो गई थी, उसने कहा था कि मेरी दशा ऐसी है कि मैं शासन छोड़ भी नहीं सकता। मेरी स्थिति ऐसी है कि मानो पूरा ब्रह्मांड मेरे सर पर गिरने वाला हो, मैं बच के कहां जाऊंगा। ये बात लुई 16वां ने कही थी। और तब भी क्या करता था? युद्ध में शामिल हुआ करता था, अमेरिका के संग्राम में जाके शामिल हो गया था, इमेज बचाने के लिए। यही बात जब नेपोलियन से पूछी गई कि तुम एक सफल व्यक्ति हो, अब तुम्हें युद्ध में जाने की क्या जरूरत है, तो कहा कि जब तक मैं युद्ध में जा रहा हूं, जनता मानेगी कि हमारे देश पर किसी दूसरे का कब्जा नहीं है, वरना लोग क्या करेंगे? चाय में से मक्खी की तरह निकालकर मुझे फेंक देंगे। ये हूबहू शब्द नेपोलियन के थे उस समय। यदि आप वर्ल्ड हिस्ट्री को थोड़ा गहराई से देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो ध्यान रखिएगा, ये प्रेरित शब्द है समाजवाद, जिसका अर्थ होता है गरीबी और अमीरी के बीच के अंतर को समाप्त करना। साम्यवाद भी इसी से मिलता जुलता शब्द है। अगला है पंथ निरपेक्षता, इंदिरा गांधी का दिया हुआ है 3 शब्द। इसमें एक ये भी है कि हम सभी धर्मों को बराबर आदर करते हैं, लेकिन राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। उसके बाद है लोकतंत्रात्मक गणराज्य। अब्राहम लिंकन के परिभाषाओं से क्या है? प्रेरित है। लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा संचालित सरकार है। तो ये सब ऐड है, मतलब ये प्रेमबल बता रहा है कि उस संविधान के 25 भाग यानी 25 चैप्टर में क्या क्या लिखा हुआ है, तथा उसके, अब देखिए, ये बनाना है, लिखा हुआ ये बनाने के लिए, मतलब जितनी बातें कही, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, और उसके समस्त नागरिकों को अब क्या क्या देना है नागरिक को? तो सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय। कोई बता सकता है कि सामाजिक न्याय किसे कहते हैं? सोशल जस्टिस क्या होता है? एक शब्द में कोई उदाहरण देकर सामाजिक न्याय किसको कहेंगे? अरे सामाजिक न्याय का मतलब समाजवाद है। पूंजीवाद क्या है? सामाजिक अन्याय है कि 10 व्यक्ति के हाथ में 80% संपत्ति आ जाएगी और शेष 90% के हाथ में 20% संपत्ति आ जाएगी। यह क्या है? पूंजीवाद है। तो इसको तोड़ कर क्या करना है? समाजवाद की अवधारणा लाइए। तो ध्यान रखिएगा, समाजवाद ही सामाजिक न्याय है। सामाजिक न्याय और क्या हो सकता है? सामाजिक न्याय हो सकता है कि किसी तरह से गरीबी का उन्मूलन करना सामाजिक न्याय हो सकता है। हम सब पढ़ेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। उसके बाद है आर्थिक न्याय। हाँ, वेरी गुड। आर्थिक असमानताओं को कम करना आर्थिक न्याय है। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना किसी को क्यों देते हैं? वो आर्थिक न्याय है उस व्यक्ति के साथ। यदि वह घर नहीं बना सकता है तो कम से कम सरकार जितना कैपेबल है उतना पैसा देती है। कोई डिजास्टर आ जाता है, आपदा आ जाती है, तो देखिएगा भारत सरकार के संचित निधि से योगदान दिया जाता है कि नहीं दिया जाता है? आप जिला में देखिएगा, जिलाधिकारी के पास भी एक कोष होता है। अचानक किसी की हत्या हो जाए या किसी की ऐसी अकस्मात मृत्यु हो जाए तो लगभग 4 लाख रुपए देने का प्रावधान है कि नहीं है? उसमें ऑलरेडी है, पावर भी है कि आप दे सकते हैं। राजनीतिक न्याय का क्या मतलब है, ये कौन बताएंगे? पॉलिटिकल जस्टिस क्या है? चुप्पी नहीं छानी चाहिए। हाँ अर्चना जी बताइए। वेरी गुड। किसी व्यक्ति को वोट देने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, ये सब क्या है? राजनीतिक न्याय है। पहले क्या होता था दुनिया में? अच्छा आप लोग बताइए, दुनिया में लोकतंत्र की सबसे पहली शुरुआत कहां से मानी जाएगी? कहां से? लिखी वगैरह छोड़ छाड़ कर, उसको छोड़कर, वो तो अंश है एक। प्रायोगिक तौर पर, अप्लाइड तौर पर आधुनिक काल में लोकतंत्र कहां से दिखता है सबसे पहले? कौन बता सकते हैं? सबसे पहले लोकतंत्र दिखता है फ्रांस की क्रांति से।
स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे नारे दिए गए। जब कहानी बहुत लंबी है, यदि मैं चर्चा करूंगा तो कई घंटे निकल जाएंगे, 3-4 घंटे निकल जाएंगे, उसमें बहुत बड़ी कहानी है। वो जो कथा है तीन ई स्टेट्स की, वो कोई साधारण कथा नहीं है। उसका जो निर्वाचन पढ़ेंगे आप तो आपको हंसी भी आएगी और आप सर पर हाथ भी रखेंगे कि इस तरह का निर्वाचन कैसे हो सकता है, जितना संघर्ष वहां करना पड़ा। और पूरी दुनिया का पहला प्रयोग था, निश्चित रूप से वह राह आसान नहीं रहा होगा। इतना अभी याद रखिए कि लोकतंत्र फ्रांस की देन है। पूरी दुनिया को उसने सिखाया कि डेमोक्रेसी क्या होती है और कैसे स्थापित करते हैं। मैं मूल बातों पर आता हूं। अभी मैं न्याय के तथ्यों पर था, राजनीतिक न्याय। पहले राजा होता था, उत्तराधिकारी कौन तय करता था? राजा ही तय करता था कि उसका उत्तराधिकारी कौन होगा। ये राजनीतिक अन्याय था, जनता के हिसाब से कुछ नहीं होता था। लेकिन अब क्या है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में आप देखिएगा उत्तराधिकारी जनता तय करती है। इसको ध्यान रखिएगा। उसमें लूप होल्स हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि क्योंकि जिसके पास धन बल बहुत ज्यादा है उसी का बेटा उत्तराधिकारी हो सकता है। वो वर्तमान में लोकतंत्र में कुछ कमियां हैं, लेकिन लोकतंत्र का गुण यह है कि यह राजनीतिक न्याय दे सकता है। आगे चलते हैं। अब है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की आजादी दी गई है। अब विचार क्या होता है? तो विचार होता है कोई भी थॉट जो आपको प्रभावित करता है, वो आपका विचार है। जैसे विश्वास क्या होता है? किसी विचार को मानना ही विश्वास कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि कोई गांधीवाद विचार को मानता है तो गांधी जी में विश्वास करता है। कोई भगवान शंकर के कथाओं में उसका भरोसा है तो उसका विश्वास कहा जाएगा। उसके विचार क्या है? सनातनी है। कोई इस्लाम में विचार कर सकता है, कोई पारसी में विचार कर सकता है, कोई विवेकानंद में विचार कर सकता है। कोई भी विश्वास जो आपका है वो आप मान सकते हैं। धर्म, धर्म क्या है? जिसको धारण किया जा सके उसको धर्म कहते हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा, धर्म जब कभी आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे धर्म एक जीने की सामाजिक व्यवस्था है, उसी को धर्म कहते हैं। प्राचीन काल में जब आर्यों के आगमन के पश्चात वैदिक काल में समाज को 4 वर्णों में बांटा गया था, तो आरंभ में वो 4 वर्ण जातियां नहीं थी। वो क्या था? प्रोफेशन के आधार पर था, और वो धर्म था उनका। बाद में भले ही उसमें विवादास्पद जटिलता आ गई, लेकिन आरंभ में वो नहीं थी। तो जिसको धारण किया जा सके वो धर्म है। बहुत दिनों तक समाज के पास ये छूट नहीं थी, खास करके विश्व की बात मैं करता हूं, पूरे वर्ल्ड की बात करता हूं मैं, कि कोई अपना गांव छोड़ के शहर निकल सके, ये छूट नहीं थी। अपना पेशा छोड़ने की आजादी बहुत दिनों तक नहीं रही। लगभग कस्तुनतुनिया के पतन पुनर्जागरण से पहले तक नहीं रही। पुनर्जागरण के बाद विश्व इतिहास में मध्य वर्ग का उदय क्यों हुआ? इसीलिए तो हुआ कि लोगों ने अपना प्रोफेशन छोड़ना शुरू कर दिया, वरना लोग बंधे हुए थे। और आज भी देखिएगा गांव में, अब तो खैर बहुत पतन हो गया है, लेकिन कुम्हार या फिर जो नाई की जाति है हर गांव में, उसने अभी भी अपना प्रोफेशन नहीं छोड़ा है। वो गांव नहीं छोड़ सकता, उसके यजमान है गांव में। होता है कि नहीं होता है ऐसा? आज भी इतने विकास के बाद भी। और विकास हमने शुरू कब से किया? विकास हमने 1500 ईस्वी के बाद शुरू किया, मैंने 1400 के बाद मानिए। जितना हम देख पा रहे हैं ये 600 वर्ष का विकास है। इसके पहले की जो हमारी स्थिति है इतिहास में, वो बेहद दयनीय है। ठीक है, हम भाग्यशाली कह सकते हैं कि हमारा जन्म लगभग 10 पीढ़ी के बाद हुआ। तो इसको ध्यान रखिएगा। धर्म माने जो धारण कर सके, उपासना सभी समझते हैं। अगला है प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए। मतलब प्रतिष्ठा और अवसर की समता का मतलब है कि हर व्यक्ति की अपनी एक क्या होगी? निजी प्रतिष्ठा होगी, और हर व्यक्ति को समानता का अधिकार मिलेगा। ये प्राप्त कराने के लिए, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता, देखिए एक शब्द यहां पर चमक रहा है, सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रम, ये विक्रम संवत है। फिलहाल आप इसको भी याद रख के माइनस करके प्लस करके निकाल सकते हैं। पढ़ा दिया था कि 58 ईसा पूर्व में, याद है कि नहीं? विक्रम संवत की शुरुआत की गई थी, याद है कि नहीं? सबको याद? 58 इस, ठीक है, याद है, ईस्वी पूर्व। 78 ईस्वी से शक संवत, तो माइनस करके आप बना सकते हैं। एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। इतनी बातों को जरूर ध्यान रख लीजिए, अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो ये आपके संविधान की उद्देशिका है। अब जो हम पढ़ेंगे तो एक एक बात हमें समझ में आएगी। जैसे ये जो 3 शब्द हैं, ऊपर के 3 शब्द जो इंदिरा गांधी के टाइम में जुड़े, क्या इस पर कोई विवाद हुआ? तो विवाद हुआ, कोर्ट में मामला गया था। 3 ऐसे कोर्ट में मामले गए जिससे बाद में तय हुआ कि यह जो प्रस्तावना है यह संविधान का भाग है भी या नहीं।
तो एक एक पॉइंट को आज पढ़ेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने थोड़ा बहुत विश्व से जोड़कर भारतीय संविधान को समझा होगा। लिखिए फर्स्ट पॉइंट, लिखिए प्रस्तावना या उद्देश्य का, प्रस्तावना या उद्देश्य का, प्रस्तावना या उद्देश्य का किसी संविधान के दर्शन को, किसी संविधान के दर्शन को सार रूप में, किसी संविधान के दर्शन को सार रूप में प्रस्तुत करने वाली, सार रूप में प्रस्तुत करने वाली संक्षिप्त अभिव्यक्ति होती है, संक्षिप्त अभिव्यक्ति होती है, अभिव्यक्ति होती है। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट लिख दीजिए, लिखिए संविधान की कुंजी, संविधान की कुंजी कॉमा आमुख, आमुख मतलब इंट्रोडक्शन, संविधान की कुंजी कॉमा आमुख, इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन कॉमा आत्मा। याद है ना, बताए थे कि प्रस्तावना को ही संविधान की आत्मा कही जाती है, लेकिन भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा। दोनों को अलग अलग याद रखना है। आत्मा कॉमा सरकार का स्वरूप, सरकार का स्वरूप, सरकार का स्वरूप कॉमा संविधान का आदर्श और उद्देश्य, ठीक है, संविधान का आदर्श और उद्देश्य का संबंध प्रस्तावना से है, का संबंध प्रस्तावना से है। ठीक है, प्रस्तावना से है। नेक्स्ट पॉइंट, अति महत्वपूर्ण है कि, अति महत्वपूर्ण है कि 13 दिसंबर 1946 को, अति महत्वपूर्ण है कि 13 दिसंबर 1946 को नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, प्रस्तुत किया गया, जिसे जिसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया। 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया, स्वीकार कर लिया गया। ठीक है, ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट, देखिए संविधान की प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना की संकल्पना संविधान की प्रस्तावना की संकल्पना अमेरिका से ली गई है, अमेरिका से ली गई है, ली गई है, जबकि प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है।
प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। 26 नवंबर 1949 को प्रस्तावना को अंगीकार किया गया। 26 नवंबर 1949 को प्रस्तावना को अंगीकार किया गया। प्रस्तावना को अंगीकार किया गया, जबकि जबकि 26 जनवरी 1950 को 26 जनवरी 1950 को इसे 26 जनवरी 1950 को इसे लागू कर दिया गया। लागू कर दिया गया। लागू कर दिया गया। लागू कर दिया गया। ठीक है, अब चलते हैं अगले तथ्य पर कि प्रस्तावना की उपयोगिता क्या है, यूटिलिटी क्या है उसकी। प्रस्तावना की उपयोगिता। प्रस्तावना की उपयोगिता, यह आपका शीर्षक होगा। देखिए, सबसे पहली उपयोगिता तो यह है कि यह संविधान की शक्तियों का स्रोत है। इसको सबको ध्यान में रखना चाहिए कि संविधान के पास क्या क्या पावर्स हैं। इसको एक जिस्ट के रूप में पहले पेज पर ही दिखा देता है। याद रखेंगे कि इसी कड़ी में जो राज व्यवस्था की प्रकृति का परिचय है वो भी हमें प्रस्तावना से मिल सकती है। दो बातें हो गई कि जो भारतीय पॉलिटी है वह किस प्रकृति का है। तो शुरू के पेज से ही दिखने लगता है कि लोकतंत्रात्मक है, समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है, समता की बात की जाती है, समानता की बात की जाती है, न्याय की बात की जाती है, तो ये दिख जाता है। उसके बाद हम कह सकते हैं कि ऐतिहासिक स्रोत के रूप में महत्वपूर्ण है, हिस्टोरिकल स्रोत है कि संविधान की प्रस्तावना बनी थी उस समय निर्माताओं के मन में क्या क्या भाव चल रहे थे। आज देखेंगे, मैंने कल चर्चा भी की क्लास में कि सुप्रीम कोर्ट संविधान का सबसे बड़ा संरक्षक है। तो कैसे रक्षा करेगा? जब भी किसी आर्टिकल को चैलेंज किया जाएगा, जब भी संविधान के किसी प्रोविजन को चैलेंज किया जाएगा, तो कोर्ट भी एक टीम को बैठाती है, खुद भी जज देखते हैं कि आखिर प्रस्तावना का मूल भाव क्या था। तभी तो एक वाद में कहा गया कि प्रस्तावना की मूल जो संविधान का मूल ढांचा है उसको कोई नहीं बदल सकता। हम आगे चलकर केशवानंद भारती के मामले को, बेरुवारी के मामले को और मिनर्वा मिल के मामले को जरूर देखेंगे, उससे क्लियर हो जाएगा। तो ऐतिहासिक स्रोत भी है। इसको 4-5 पॉइंट में इसी में ऐड कर देते हैं। इसको 5 भाग में बांट दीजिए। ठीक है, पहला लिख दीजिए, फर्स्ट, संविधान की शक्तियों का स्रोत। संविधान की शक्तियों का स्रोत पावर है, उसका स्रोत है। दूसरा है राज व्यवस्था की प्रकृति एवं परिचय। सेकंड, राज व्यवस्था की प्रकृति एवं परिचय।
राज व्यवस्था की प्रकृति एवं परिचय। ठीक है। तीसरा लिख दीजिए, संविधान की उद्देशिका का परिचय। संविधान की उद्देशिका का परिचय। चौथा लिखिए, संविधान के अर्थ निर्धारण के लिए उपयोगी। संविधान के अर्थ निर्धारण के लिए उपयोगी। उपयोगी। संविधान के अर्थ निर्धारण के लिए उपयोगी। ठीक है। फिर से अगला हेडिंग बनाइए, लिखिए राज व्यवस्था की प्रकृति का परिचय। हेडिंग में एक एक को समझ लेते हैं। राज व्यवस्था की प्रकृति का परिचय, हेडिंग बनाइए। राज व्यवस्था की प्रकृति का परिचय। अब क्या परिचय मिल सकता है, कैसे मिलेगा परिचय संविधान से? पॉलिटी के बारे में क्या क्या परिचय मिल सकता है? तो कुछ जो महत्वपूर्ण शब्द आपने देखे, जैसे पहला देखा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, तो एक नंबर देकर लिखिए संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न फर्स्ट। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसका सीधा मतलब एक लाइन में समझ सकते हैं या लिख सकते हैं, किसी बाहरी शक्ति का हस्तक्षेप नहीं होगा। एक लाइन में इसका मतलब है किसी बाहरी शक्ति का हस्तक्षेप नहीं होगा, लिख दीजिए। ठीक है, क्लियर है। अर्थात हम देश में कोई भी डिसीजन लेंगे तो उसमें किसी भी वैदेशिक शक्ति का हस्तक्षेप नहीं होगा। ये सब जानते हैं, राज्य के तत्व में भी इसकी चर्चा हो चुकी। तो दूसरा है समाजवादी। सेकंड लिखिए समाजवादी। इसका क्या अर्थ हो सकता है, पहले हेडिंग बना लीजिए सेकंड का। समाजवादी। आप में से कोई व्यक्ति थोड़ा मुझे डिफाइन करके बताए इस समाजवादी का क्या मतलब है। जैसे हम कहते हैं ना प्रस्तावना में, इस संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, वहां समाजवादी का क्या अर्थ है संविधान में? यदि आप जज होते तो इस शब्द को देश के रिगार्डिंग कैसे देखते? कौन बता सकते हैं? कोई अपना विचार रखें। एक सेकंड रुक जाइए छोटू जी, थोड़ा सा वॉइस अब क्लियर आएगा, बताइए। ठीक है। ठीक है। यानी आर्थिक समानता दीजिए, है ना, एक शब्द में कहा जाए तो। ठीक है। और किसी का कोई पक्ष है, सब अपना अपना पक्ष रख सकते हैं। हमें थोड़ा सा एक्सट्रोवर्ट बनना चाहिए, अपने विचारों को प्रकट करने की क्षमता होनी चाहिए। और किसी को कुछ लगता है कि इसमें छूट रहा हो, कोई भी गलत भी बोल देंगे तो लोकतंत्र है, फांसी नहीं मिलेगा। वह राजाओं के समय में चलता था। गैलीलियो ने एक बार कह दिया था कि हम सौर मंडल में रहते हैं, ना कि पृथ्वी मंडल में।
तो आपको याद होगा गैलीलियो को फांसी मिल गया था। पहले जो चर्च के विद्वान थे उन्होंने कहा कि तुम मानो कि पृथ्वी का चक्कर सूर्य लगाता है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाए, मान लो। उसने नहीं माना तो उसको सूली पर लटका दिया। गैलीलियो के गुजर जाने के बाद, दुनिया छोड़ जाने के बाद गैलीलियो के सिद्धांत प्रकाशित हुए थे। वो जमाना अब नहीं है। अब ऐसा जमाना है कि आपकी बातों को प्रश्रय दिया जाएगा। चलिए पर शुरू करते हैं, समझते हैं। ठीक है। इसीलिए हमने पिछले क्लास में एक शब्द लिखाया था, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे, जिसका नाम है कोऑपरेटिव सोशलिज्म। याद है कि भूल गए? सहकारी समाजवाद, है ना? उसकी चर्चा हम इसी के रिगार्डिंग करेंगे। बिहार जैसे राज्यों को थोड़ा इस पर अमल करने की आवश्यकता है। मुख्य बातों में आ जाते हैं। एक बार हम समाजवाद को ठीक से समझ लेते हैं। इस बात से आप सभी अवगत हैं कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के पहले यह शब्द प्रस्तावना में नहीं था। ठीक है। इंदिरा गांधी की सरकार के समय में इस शब्द को ऐड किया गया। ऐड करने के पीछे बहुत बड़ा लक्ष्य रहा होगा, देश की स्थिति को देखकर ऐड किया गया होगा। वैसे ही कोई परिवर्तन ऐसा नहीं होता है कि अचानक वो भी प्रेमबल में जाके परिवर्तन हो जाए। तो ये शब्द ऐड किया गया। अब यहां पर एक वाद है, डीएस नकारा बनाम भारत संघ। डीएस नकारा वर्सेस भारत संघ। कोर्ट में कई बार क्या होता है, कुछ ऐसे पीआईएल आते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन आते हैं, जिसका फैसला एक कानून बन जाता है। इतना बढ़िया होता है। पीआईएल आज भी दाखिल किया जा सकता है, बस अब थोड़ा सा कड़ाई बढ़ा दिया गया है कि उसका फी नॉन रिफंडेबल है। पहले शायद फ्री था। कोई भी, जैसे आपको लगता है कि देश में ये होना चाहिए, आप एक पीआईएल डाल सकते हैं, कोर्ट उस पर विचार करेगी। यदि न्यायपालिका को लगता है यह संवैधानिक मतों के अनुरूप है, तो फिर उसको कानून का रूप देने की शक्ति कोर्ट रखता है। उसमें पार्लियामेंट कुछ नहीं कर सकता। पीआईएल लागू होकर रहेगा। हटाना है तो फिर से बैठक बुला के, अधिवेशन करके विशेष बहुमत से हटाया जा सकता है उसको। ये प्रक्रिया है उसकी। तो डीएस नकारा बनाम जो भारत संघ का मामला था, ये 1982 में आया था। और इसका जो फैसला है वो अपने आप में एक ऐतिहासिक फैसला है। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि जो भारत का समाजवाद है वह मार्क्सवाद और गांधीवाद का अनोखा मिश्रण है और गांधीवाद की ओर झुका हुआ है। अब गांधीवाद क्या है, इसके सबसे अच्छे दर्शन आपको अनुच्छेद 36 से 51 के बीच मिल सकते हैं। जैसे 40 ग्राम पंचायत गांधीवाद है, शुद्ध गांधीवाद है। गांधी जी के उस स्वप्न पर आधारित है जो कुटीर ग्रामोद्योग से जुड़ा हुआ है, लोकल लेवल के विकास से जुड़ा हुआ है। तो इस वाद में समाजवाद की सबसे अच्छी डेफिनेशन सुप्रीम कोर्ट ने 1982 में दी थी। कहा था कि भारतीय समाजवाद मार्क्सवाद और गांधीवाद के बीच का रास्ता है, दोनों का अनोखा मिश्रण है। यानी जो मार्क्स कहते हैं, कॉर्पोरेटिव सोशलिज्म की बात करते हैं, क्लास स्ट्रगल से जुड़ा हुआ उनका सिद्धांत है, उससे भी जुड़ा हुआ है, और गांधी के दर्शन से भी जुड़ा हुआ है। लेकिन झुका किधर है ज्यादा? गांधी जी की ओर झुका हुआ है। गांधी जैसा कोई व्यक्तित्व दुनिया में हुआ नहीं दोबारा। आज भी किसी भी सरकारी कार्यालय में, चाहे कितना बड़ा कार्यालय क्यों ना हो, मैं राष्ट्रपति कार्यालय से लेकर और देश के किसी सरकारी निम्न स्तरीय कर्मचारी के कार्यालय की बात करता हूं, आपको किसी और का फोटो मिले ना मिले, गांधी और अंबेडकर का फोटो आपको जरूर मिल जाएगा। देखा है कि नहीं देखा है आप लोगों ने? यदि कोई एक फोटो लटका हुआ मिल जाएगा तो गांधी जी का होगा, उसके बाद किसी का होगा। उसका यही कारण है। तो इस तथ्य को हम लिखेंगे। और यह कहा जाता है इसके बारे में कि जो भारतीय समाजवाद है उसमें अर्थव्यवस्था, प्राइवेट सेक्टर और सरकार दोनों मिलकर चलाएंगे। और आप देखिएगा 1991 के बाद जब एलपीजी लागू किया गया, एलपीजी मतलब उदारीकरण, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, आज निजी संस्था मिलकर आधा से अधिक चीजों को टेकल कर रही है। एनजीओ को बढ़ावा मिल रहा है। आप देखिएगा कि देश के बड़े बड़े सरकारी प्रतिष्ठान निजी हाथों में दे दिए गए। क्यों दिया गया? ताकि किसी न किसी रूप में बराबरी का भाव रहे। ऐसा न रहे
कि 100% निजी हाथों में चला जाए, वो फिर से अंग्रेज की तरह व्यवहार करने लगे, साम्राज्यवाद वाली बात हो जाए। ऐसा भी ना हो कि 100% सरकार के पास चला जाए ताकि जन भागीदारी जीरो हो जाए। इक्वल बीच का रास्ता अपनाया गया है इसमें, तो इसी से प्रेरित है। लिख दीजिए इसको। लिखिए, यह शब्द 42वें संविधान संशोधन, यह शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़ा गया। ब्रैकेट में पीएम श्रीमती इंदिरा गांधी। यह शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़ा गया। प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी लिख देंगे। इंदिरा गांधी। इसी में लिखिए, भारत में भारत में आर्थिक न्याय की धारणा को, भारत में आर्थिक न्याय की धारणा को, आर्थिक न्याय की धारणा को लोकतंत्र के साथ मिलाकर चला जाता है, लोकतंत्र के साथ मिलाकर चला जाता है, चला जाता है। अतः अतः इसे लोकतांत्रिक समाजवाद कहा जा सकता है। पूछ सकता है आपसे कभी कि लोकतांत्रिक समाजवाद क्या होता है, तो जब लोकतंत्र में क्या मिल जाएगा, समाजवाद मिल जाएगा। अतः इसे लोकतांत्रिक समाजवाद कहा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में लिखिए। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय ने, सर्वोच्च न्यायालय ने डीएस नकारा बनाम भारत संघ, डीएस नकारा बनाम भारत संघ 1982 के मामले में, इस वाद को जरूर याद रखेंगे, पूछेगा। डीएस नकारा बनाम भारत संघ 1982 के मामले में यह स्पष्ट किया कि, यह स्पष्ट किया कि भारतीय समाजवाद, भारतीय समाजवाद मार्क्सवाद और गांधीवाद का अनोखा मिश्रण है। भारतीय समाजवाद गांधीवाद और मार्क्सवाद का अनोखा मिश्रण है, जो जो निश्चित रूप से गांधीवाद की ओर झुका हुआ है, जो निश्चित रूप से गांधीवाद की ओर झुका हुआ है। ठीक है, याद रखेंगे इसको। यानी वेटेज ज्यादा किधर है, गांधीज्म की तरफ है, लेकिन दोनों का सम्मिश्रण है। एक लास्ट लाइन इसमें और जोड़ना चाहिए, जो अत्यंत आवश्यक लगता है मुझे। वैसे जब अर्थशास्त्र को पढ़ेंगे, तो अर्थशास्त्र में जब हम एलपीजी के सिद्धांत को देखेंगे, तो 1991 में इसकी विस्तार से चर्चा होगी, लेकिन अभी संक्षेप में ऐड कर दीजिए। क्योंकि कोई भी आर्थिक नीति भी लागू होती है, तो संविधान के उद्देश्य का और मूल भावनाओं से ओतप्रोत होकर ही देश में लागू होता है। जन कल्याण को केंद्र में रखा जाता है। लिख दीजिए, भारतीय समाजवाद अर्थव्यवस्था के स्तर पर, भारतीय समाजवाद अर्थव्यवस्था के स्तर पर, अर्थव्यवस्था के स्तर पर निजी उद्यमशीलता, निजी उद्यमशीलता और
सरकारी नियंत्रण दोनों को साथ साथ लेकर चलता है, दोनों को साथ साथ लेकर चलता है, इसको कभी नहीं भूलेंगे। और आज चूंकि 91 से पहले हम बहुत डरे हुए थे, क्योंकि जब देश आजाद हुआ था तो आपने इतिहास में देखा है कि देसी रियासत बिल्कुल कॉपरेट करने को तैयार नहीं थे। उनको फिर से स्वतंत्र भारत का राजा बनना था। बाद में उनको बड़ी मुसीबतों के साथ मिलाया गया, जबकि तीन प्रांत को तो काफी ज्यादा प्रयास से मिलाया गया, जिसमें जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर का प्रांत है। आजादी के बाद हमें एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर की भी आवश्यकता थी जो लंबे समय तक देश को वैश्विक छवि में उभार सके। नेहरू को चुना। पटेल को सिर्फ इसलिए नहीं चुना गया कि पटेल की उम्र ज्यादा हो रही थी, वरना पटेल प्रधानमंत्री के सबसे बड़े दावेदार हो सकते थे। इसको ध्यान रखिएगा। तो उस समय एक उप प्रधानमंत्री का पद क्रिएट किया गया, और उप प्रधानमंत्री किसको बनाया गया? पटेल को बनाया गया। ये नेहरू के साथ साथ कामकाज को देखेंगे। उसके बाद हरित क्रांति आने तक, यानी लगभग 1966 के आसपास की मैं बात कर रहा हूं, हम इतने डरे हुए थे। पहली बार शास्त्री जी ने कड़ा डिसीजन लिया कि अमेरिका से हम रेड व्हीट नहीं मंगाएंगे, खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता लाएंगे। धीरे धीरे जब 77 के बाद कांग्रेस का पतन हुआ और जनता पार्टी की सरकार बनी, उसके बाद से हम थोड़ा सा ज्यादा सोचने लगे, क्योंकि हमने देख लिया था कि हमने विश्व के लिए जब भारत का दरवाजा वापस से बंद कर दिया, तो हमने देखा कि लगभग 1950 से लेकर 90 तक, इस 40-45 सालों में हम दुनिया से काफी पीछे जा रहे थे। अब पीछे इस सेंस में जा रहे थे कि एक तरफ पूरी दुनिया वैश्वीकरण की ओर बढ़ रही थी, विश्व एक गांव बन रहा था जिसको विश्वग्राम कह सकते हैं, व्यापार के माध्यम से। भारत उसका हिस्सा नहीं था, डरा हुआ था कि फिर से न कहीं कब्जा हो जाए। अंततः मोरारजी देसाई, पीवी नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह की तिकड़ी ने पेरिस में बैठकर यह तय किया था एक मीटिंग के दौरान कि हम एलपीजी को लागू करेंगे। और जब लागू किया तो उसके परिणाम बड़े अच्छे देखने को मिले। आज भारत में चाहे कंप्यूटर क्रांति हो, चाहे व्यापार के क्षेत्र में भारत का जो वर्तमान में रेंज है, वो सब उसी का दिया हुआ है। लाइसेंसिएट प्रणाली को समाप्त करना हो, वैश्वीकरण में आज मोदी जी जाकर हर एक देश के साथ अच्छा संबंध बना पाते हैं, दिखा पाते हैं कि भारत की छवि वहां कैसी है। ये सब उस सिद्धांत की देन है, ध्यान रखेंगे। हम मूल बातों में आ जाते हैं। आपको बता दूं कि दुनिया में उस समय भी जब इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी 1688 में, इंग्लैंड के बारे में संक्षेप में इतना जान लीजिए कि इंग्लैंड एक बहुत गरीब देश था, और उसके पास, मैं कह सकता हूं कि रिसोर्स के नाम पर कुछ नहीं था। उसने बहुत आगे आकर यूरोपीय देशों में व्यापार के रास्ते को चुना। करता क्या था? भारत में आता था, मध्य प्रदेश में या कुछ और इलाके थे जहां अफीम की खेती जबरदस्ती करवाता था, फ्री ऑफ कॉस्ट, बलपूर्वक। और उस अफीम को कहां जाके बेचता था? चीन में जाके बेचता था। चीन के लोगों को अफीम का आदी बना दिया। पढ़िएगा कभी इतिहास चीन का। अब चीन के लोगों को अफीम का आदी बना दिया। अब चीन से क्या खरीदता था? सिल्क खरीदता था, रेशम। उसको एकदम उच्च मूल्य पर पूरी दुनिया में जाके बेचता था। तो ऐसे ऐसे तिक्रम लगाकर वो व्यापारिक लाभ को प्राप्त करता था। उसके बाद अपनी शक्ति में वृद्धि करता था, वरना वो तो महागरीब देश था। जब उसने दुनिया में साम्राज्यवाद फैलाया, उसके पहले का इंग्लैंड एक भिखारी देश कहा जा सकता है। उसकी स्थिति पाकिस्तान के लगभग बराबर थी। इसको ध्यान रखिएगा। तो ध्यातव्य है कि दुनिया के लिए उसने सबसे पहले अपने दरवाजे खोल दिए। उसने बाकी यूरोपीय देशों की नकल नहीं की, युद्ध से बाहर हो गया सबसे पहले, और ऐसा व्यापारिक टेक्नोलॉजी अपनाया कि समय के साथ अपने आसपास के यूरोपीय देशों में वो अव्वल हो गया था। 51 देशों पर उसका साम्राज्य आ गया। कहते हैं कि उसका सूर्यास्त कभी नहीं हुआ करता था। उसके कब्जा वाले किसी न किसी एक कॉलोनियल कंट्री में हर समय सूर्योदय होता था। ये इंग्लैंड का इतिहास है। तो किसके कारण है? व्यापार के कारण है। तो भारत ने भी इस कमी को फिर भांप लिया। यदि हम इसी तरह से कूपमंडूक बने रहे तो हमारी स्थिति वही हो जाएगी, और उसके बाद फिर हम इतने कमजोर हो जाएंगे कि लोकतंत्र सिर्फ कहने को रह जाएगा। तो इसीलिए हमने क्या किया? मध्य मार्ग अपनाया, निजी प्लस सरकारी नियंत्रण के बीच का रास्ता। आज आप देखते हैं कि भारतीय रेलवे का बहुत हिस्सा निजी कंपनियों के हाथ में है। एयरलाइंस जो इतनी बड़ी सेवा है, एविएशन ऑफ इंडिया, निजी कंपनियों के हाथ में है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन भारत सरकार के हाथ में है, वो निजी के हाथ में नहीं है। कमांड किसके पास है? सरकार के पास है। सरकार जब चाहे लाइसेंस को रद्द कर सकती है, जब चाहे टेंडर दे सकती है।
आगे चलेंगे। इसी में लिखिए 1991 में लागू हुई उदारीकरण 1991 में लागू हुई उदारीकरण उदारीकरण भूमंडलीकरण, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, भूमंडलीकरण तथा तथा निजीकरण निजीकरण की नीतियों के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ गया। भारतीय अर्थव्यवस्था वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ गया। अतः अतः समाजवादी दलों और चिंतकों का आरोप है अतः समाजवादी दलों और चिंतकों का आरोप है कि भारत समाजवादी नहीं रहा। ध्यान रखेंगे, भारत समाजवादी नहीं रहा बल्कि डैश हो गया। इस डैश में क्या शब्द आ सकता है, कौन बताएंगे? क्या हो गया? भारत समाजवादी नहीं रहा बल्कि क्या हो गया? कौन बता सकते हैं? उदारवादी। इसमें थोड़ा एक शब्द जोड़ दीजिए, नव उदारवादी हो गया। भारत नव उदारवादी हो गया, यह आरोप है भारत पर। तीसरा हेडिंग लिखिए इसका, पंथ निरपेक्षता। पंथ निरपेक्षता या धर्म निरपेक्षता, सेक्युलरिज्म, दोनों का सेम मतलब है। सेम मतलब है। कभी कोई पूछे कि इनमें अंतर बताइए तो कहिएगा इसमें कोई अंतर नहीं है। एक व्यक्ति मुझे मिला था एक बार जिसने कहा कि आप इसका अंतर बताइए, मैंने कहा कोई अंतर नहीं है। कहा ऐसा थोड़े होता है, दो शब्द क्यों है फिर? तो भाई दो शब्द तो हो ही सकते हैं, कमल के बदले जलज नहीं हो सकता है? हो ही सकता है। तो ऐसे भी लोग मिलेंगे आपको, तो उनको कहना है कि आप दोनों चश्मे का नंबर बराबर कर लीजिए, फिर आपको ठीक दिखेगा, सही सही दिखेगा। चश्मे मतलब ज्ञान की चक्षु का। आगे चलते हैं, इसको समझ लेते हैं। पहला पॉइंट तो यही होगा इसमें कि यह 42वें संशोधन में जोड़ा गया इंदिरा गांधी के टाइम में। पहला तो यही हो जाएगा। इसमें दूसरा पॉइंट यह है कि आर्टिकल 25 से 28 के बीच है, भाग 3 मूल अधिकार में, जो पढ़ा दिए हैं पिछले क्लास में एक बार। पीडीएफ भी है, देख सकते हैं। निकलवाया है कि नहीं उस पीडीएफ को आप लोगों ने? एक फाइल में प्रिंट आउट निकाल के लगा दीजिए। उससे क्या रहेगा कि जब भी कभी लाइव कक्षा में बैठते हैं तो मोबाइल को बैक नहीं करना पड़ेगा, बल्कि वहीं आप पढ़ कर देख सकते हैं। यह प्रयास किया जा सकता है। इसमें सबसे बड़ी एक बात क्या है कि हम आर्टिकल 44 में कॉमन सिविल कोड की चर्चा कर चुके हैं कल। याद है ना, गोवा उत्तराखंड की चर्चा हुई थी। समान नागरिक संहिता आर्टिकल 44। आर्टिकल 44 इस बात का खंडन करता है, धर्मनिरपेक्षता का। इसको ध्यान रखिएगा, इसमें वो लक्षण है। 3 बातों को लिख देते हैं विस्तार के साथ। लिखिए, धर्मनिरपेक्षता को 42वें संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़ा गया। धर्मनिरपेक्षता को 42वें संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़ा गया, जिसकी चर्चा संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 25 से 28 के बीच है। जिसकी चर्चा
संविधान के भाग 3 मूल अधिकार में अनुच्छेद 25 से 28 के बीच है। अब क्या लिखा है इसमें, तो एक बार मैं याद दिला देता हूं। आप सभी को उस सीट से पूरा मूल अधिकार रट जाना चाहिए। वैसे मूल अधिकार का चैप्टर जब आएगा तब तक तो याद हो ही जाएगा। 25 में लिखा है किसी भी धर्म को अबाध रूप से मानने की आजादी। 26 में लिखा है कि धार्मिक मैनेजमेंट की आजादी है। बता दिए थे कि जैसे कहीं भी कोई पूजा पाठ कराना हो, कोई संकीर्तन कराना हो, कुछ भी आयोजन करना हो, वो करने की आजादी है। 27 में है कि धर्म को टैक्स से फ्री रखा गया है। तो ध्यान रखिएगा, विस्तार से सुप्रीम कोर्ट ने इस पर गौर भी किया है और सुप्रीम कोर्ट यह कहता है कि जो धर्मनिरपेक्षता है वह संविधान का आधारभूत लक्षण भी है। ठीक है, लेकिन इस कड़ी में जो आर्टिकल 44 है उसकी थोड़ी चर्चा हम कर लेते हैं। ये इतना विवादास्पद क्यों है? सुप्रीम कोर्ट यह मानता है भारत में कि एक तरफ हम कहते हैं कि धर्मनिरपेक्षता है, दूसरी ओर हम क्या करते हैं, कुछ खास माइनॉरिटीज तबके हैं भारत में जिसके धर्मों को क्या करते हैं, संरक्षण देते हैं अलग अलग बोर्ड के माध्यम से। आप सभी जानते हैं, है कि नहीं है? जैसे क्या देखते हैं, किसी धर्म में देखते हैं कि पगड़ी बांधने की आजादी है, किसी धर्म में देखते हैं कि कटार रखने की आजादी है, कोई धर्म ऐसा है जो कहता है कि हम धार्मिक आधार पर ही संस्थान चलाएंगे, किसी धर्म में 4 विवाह करने का उल्लेख है, किसी धर्म में 1 विवाह करने का। तो सुप्रीम कोर्ट इस बात को मानता है यहां पर कि जब किसी भी धर्म को राज्य नहीं मानता है तो राज्य किसी भी क्लास को धर्म के आधार पर प्रश्रय कैसे दे सकता है? तो सुप्रीम कोर्ट इस पक्ष में है कि कॉमन सिविल कोड पूरे देश में लागू होना चाहिए और इस पर बलबूते से कार्य कर रहा है। कुछ अड़चने हैं जिसे कारण फिलहाल लागू नहीं किया है, लेकिन सरकार, जो भी सत्ता पक्ष की सरकार होती है, सरकार ऐसा करने से डरती है क्योंकि वोट से जीता हुआ प्रतिनिधि कभी भी जनता के साथ तय नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? वो बाइस्ड हो जाएगा, वो उन पक्षों में चला जाएगा जो पक्ष उसको दोबारा वोट दिलवा सकते हैं, तो उस पक्ष के तरफ क्या होगा, पक्षपाती हो जाएगा। तो सरकार से इस बात की कोई आशा नहीं की जा सकती कि सरकार कॉमन सिविल कोड लागू कर लेगी। एक ही कंडीशन में लागू कर सकती है कि सरकार को लागू करने से क्या हो, फायदा हो जाए, मेजोरिटी का वोट मिल जाए, तभी लागू कर सकती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को उस मेजोरिटी के वोट से या माइनॉरिटी के वोट से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो करवा सकती है। तो आर्टिकल 44 एक पेंच बन के फंसा हुआ है फिलहाल, और अभी तक स्थिति क्लियर नहीं है, बस घोषणाएं हो रही हैं कि लागू होगा। लिख दीजिए। देखिए, ने सर्वोच्च न्यायालय ने पंथ निरपेक्षता को पंथ निरपेक्षता को संविधान का आधारभूत लक्षण माना है। संविधान का आधारभूत लक्षण माना है। आधारभूत लक्षण माना है। ठीक है, माना है। देखिए, संविधान में धर्म के आधार पर विभेद का प्रतिषेध किया गया है। संविधान में धर्म के आधार पर विभेद का प्रतिषेध किया गया है। प्रतिषेध किया गया है। ठीक है, प्रतिषेध किया गया है। लेकिन लेकिन भारत में भारत में समान नागरिक संहिता ब्रैकेट में कॉमन सिविल कोड आर्टिकल 44, लेकिन भारत में समान नागरिक संहिता का लागू नहीं होना उचित प्रतीत नहीं होता है। ठीक है,
अगला पॉइंट लिखिए हेडिंग में, लोकतांत्रिक। संविधान में लोकतांत्रिक शब्द है कि नहीं है? संविधान में लोकतांत्रिक शब्द है कि नहीं है? तो चर्चा करना जरूरी है। वैसे हम लोकतंत्र के बारे में खूब विस्तार से पहले क्लास में पढ़ चुके हैं। याद होगा, वृद्ध तंत्र, लोकतंत्र, उदारवाद, बहुत सारे तंत्र को देख चुके हैं। ठीक है। अब भारतीय लोकतंत्र का प्रारूप कैसा है, इस पर बात कर लेते हैं। देखिए, भारत एक विशाल जनसंख्या वाला क्षेत्र है, एक बड़ा भूभाग है। तो जाहिर सी बात है कि इतने बड़े भूभाग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र संभव नहीं है। हम प्रतिनिधि चुन सकते हैं, प्रतिनिधि सरकार को बना सकती है। तो पहली बात यह है कि भारत में विशालता के कारण अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। यहां पर अब किसी प्रकार का राजतंत्र या अधिनायकवाद नहीं है। यह दूसरी बात है। तीसरी बात क्या है? तो तीसरी बात क्या हो सकती है कि यहां जो लोकतंत्र है उसमें क्षेत्रीय, राजनैतिक, भाषाई इत्यादि के आधार पर भेदभाव को देखते हुए हमने एक दलीय अथवा दो दलीय को स्वीकार नहीं किया, हमने बहुदलीय लोकतंत्र को स्वीकार किया, जिसकी चर्चा भी हम कर चुके हैं। क्योंकि यहां पर क्या है, दक्षिण भारत में चले जाइए, भोजन भी अलग, भाषा भी अलग, रहन सहन भी अलग। उत्तर भारत में आ जाइए, आर्य संस्कृति में, तो बिल्कुल ही डिफरेंट। पूर्वांचल में या पूर्वांचल के बाद पूर्वोत्तर की तरफ जाइए, तो वहां की संस्कृति जो पहाड़ी संस्कृति है वो एकदम विलग है। तो काफी जातीय, क्षेत्रीय, भाषाई, कलात्मक विविधता देखने को मिलती है। तो इसलिए हमने बहुदलीय लोकतंत्र को यहां पर स्वीकार किया है। यदि विचारधारा के दृष्टिकोण से बात करें तो भारत में उदारवादी लोकतंत्र है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। ठीक है। और यदि हम न्याय के दृष्टिकोण से बात करें, आर्थिक न्याय, तो भारत में क्या है, समाजवादी लोकतंत्र है, जिसकी चर्चा हम कर चुके हैं। तो भारत में लोकतंत्र का क्या है, मिश्रित रूप है। लिख दीजिए, तीन चार बातों में लिख दीजिए। देखिए, विशाल जनसंख्या और भूभाग के कारण, विशाल जनसंख्या और भूभाग के कारण भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। विशाल जनसंख्या और भूभाग के कारण भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। दूसरा, सेकंड, देखिए विविधता के कारण, विविधता समझ गए ना, सभी आधार पर विविधता, विविधता के कारण बहुदलीय लोकतंत्र है। विविधता के कारण बहुदलीय लोकतंत्र है। बहुदलीय लोकतंत्र है। विचारधारा के स्तर पर उदारवादी लोकतंत्र है। विचारधारा के स्तर पर उदारवादी लोकतंत्र है। उदारवादी लोकतंत्र है। आर्थिक न्याय के दृष्टिकोण से समाजवादी लोकतंत्र है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो हमने एक प्रकार से राजनैतिक प्रकृति को देखा है कि प्रस्तावना या संविधान की जो राजनैतिक प्रकृति है, राज व्यवस्था की भारत में प्रकृति है, वो किस प्रकार की है। इतनी जानकारी यदि डाइजेस्ट कर लीजिएगा, एब्जॉर्ब कर लेंगे, तो किसी भी पीसीएस के मेंस में कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या पूछेगा, इतना जिसको आता रहेगा वो रैंक वन भी हो सकता है, यदि आ जाए तो, लिख सकें तो। अब चलते हैं संविधान के अन्य पक्षों में। लिखिए, स्टार देकर लिखिए। देखिए, प्रस्तावना से संबंधित तीन महत्वपूर्ण आयाम हैं। प्रस्तावना से संबंधित तीन महत्वपूर्ण आयाम हैं। तीन महत्वपूर्ण आयाम हैं। पहला है प्रस्तावना का स्रोत।
लिख लीजिए पहला, प्रस्तावना का स्रोत तीर का चिन्ह। ये सब डायरेक्ट पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, इसीलिए लिखवा देते हैं। कभी आपसे पूछ दे कि प्रस्तावना का स्रोत किस में निहित है, तो एक शब्द में जवाब देंगे, हम भारत के लोगों में निहित है। प्रस्तावना का स्रोत तीर का चिन्ह, हम भारत के लोग में निहित है। ठीक है। कई बार देखिएगा किसी कार्यालय में कोई व्यक्ति जाता है तो कोई क्या कहता है, डांट देता है, भगा देता है, धमका देता है। उसको सीधा एक शब्द कहिए, ये जो कार्यालय है वो मेरी इच्छा से है, तुम जो यहां बैठे हुए हो वो भी मेरी इच्छा से बैठे हुए हो। इतनी बात जरूर कह दीजिए उसको। इस पर यदि वो किसी प्रकार का आलाप विलाप दिखाता है तो उसकी रिकॉर्डिंग रखिए, और ज्यादा नहीं, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो नजदीक पड़े उसमें जाके दे दीजिए। उस व्यक्ति की नौकरी लगभग 1 महीने में जरूर चली जाएगी। ये बहुत फास्ट काम होता है कोर्ट में। 1 तारीख की केवल जरूरत है, कोर्ट उसको सीधा कह देगी, चाहे वो कितना भी बड़ा अधिकारी हो, कोई भी हो इस देश में, उसको कोर्ट कह देगी कि जनता ने आपको स्वीकार नहीं किया है, इसलिए आपकी जरूरत नहीं है, फिर से वैकेंसी निकालकर किसी और को भर्ती कर लेंगे। सीधा कह देगी, उसको दंड भी मिलेगा। आपने ऐसा कोर्ट का कोई कार्रवाई आजकल देखा है कि नहीं देखा है सोशल मीडिया में? देखा होगा। आगे चलते हैं। अभी अभी एक प्रसिद्ध शिक्षक डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति को कोर्ट ने समन जारी कर दिया, आपने देखा होगा। एक गलत वाक्य बोल दिया था कि एसपी का पावर डिस्ट्रिक्ट जज से ज्यादा है, सीधे जारी कर दिया। अब एक बात तो निश्चित है कि यह मामला लंबा चलेगा, क्योंकि न्यायपालिका से बड़ा एसपी कैसे हो सकता है? एक डिस्ट्रिक्ट जज एसपी को सस्पेंड कर सकता है, उसकी नौकरी समाप्त कर सकता है। ठीक है, क्योंकि जज क्या है, न्यायपालिका क्या है, सरकार है। एसपी सरकार नहीं है, एसपी नौकर है। सरकार और नौकर में काफी डिफरेंस होता है। सरकारी जितने पद हैं जो परीक्षा पास करके हम जाते हैं वो नौकरी है, केवल एक सर्विस है, मैनेजमेंट का पद है। लेकिन न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, ये तीनों सरकार है, गवर्नमेंट है। और गवर्नमेंट कौन चलाता है? जनता चलाती है, जनता की इच्छा पर चलता है। तो जितने भी कार्यालय चलते हैं वो जनता की इच्छा से है। हाँ, कहा जाए एक न्यायपालिका में, दोबारा कही। देखिए, उस कार्यालय के यदि रजिस्ट्रार हैं तो भी वो न्यायपालिका में नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? स्टाफ अलग चीज है। न्यायपालिका में केवल जो जस्टिस हैं, चीफ जस्टिस हैं, या जिला और सत्र न्याय, जो न्यायाधीश के पद पर व्यक्ति है, वकील भी नहीं आएगा, वकील सहयोगी है उसका। ठीक है, लेकिन जो जज हैं केवल वही आएंगे, उन्हीं के पास वो पावर होता है, और असाधारण शक्तियां होती है। सो विवेकाधिकार होता है, कई बिंदुओं पर तो सो विवेकाधिकार होता है कि यदि, जैसे मान लीजिए, कई ऐसे मामले मैं आपको बता सकता हूं जहां जज को ऐसा लगा है कि संविधान के मूल ढांचे के साथ छेड़छाड़ हो रहा है, या जनता को बिल्कुल न्याय नहीं मिल पा रहा है, तो रात में 12 बजे कोर्ट ओपन करके फैसला दिया गया है। ऐसे भी कई मामले हैं देश में, और उस फैसले को निरस्त करने की ताकत किसी के पास नहीं है। उसको निरस्त करना पार्लियामेंट के लिए भी एक चुनौतीपूर्ण काम है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो केवल जज आते हैं, वो मुख्य न्यायपालिका वही है, सरकार का अंग होते कह सकते हैं। इसलिए देखे होइएगा कि पीछे में भारत सरकार का एक बड़ा लोगो लगा रहता है। और जज की कुर्सी को इतना ऊंचा क्यों रखा जाता है? वो दिखाता है हायरार्की में कि वो सबसे ऊपर है, उसके ऊपर में कोई नहीं है, सरकार के पैरेलल चलता है वो। आगे चलते हैं। और ये व्यवस्था इसलिए बनाई गई कि जो लोकतंत्र में जीत कर आते हैं वो जनप्रतिनिधि हैं, वो जनता के हित के लिए कभी काम नहीं करेंगे। वो एक खास नियम से चलेंगे तभी कुछ ठीक कर पाएंगे, लेकिन उन चीजों को लागू नहीं करवा पाएंगे विधायिका में जो उनके वोट बैंक को समाप्त करता हो। इसी को बैलेंस करने के लिए आपने एक पॉइंट लिखा है कि संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता के बीच समन्वय है, कि जहां पार्लियामेंट फेल करती है वहां न्यायपालिका उसको थाम लेती है। आज भी देखिएगा भारत में लोग क्या कहते हैं, आई विल सी यू इन कोर्ट, मैं तुम्हें कोर्ट में देख लूंगा। आम आदमी के पास ये एक भरोसा होता है कि जब भी किसी बड़े कार्यालय से उसको धक्का दिया जाता है बाहर की तरफ, तो ये कह देता है कि मैं तुमको कोर्ट में देख लूंगा, और देख लेता है कोर्ट में। यदि उतर जाता है तो देख लेता है। ध्यान रखिएगा, न्यायपालिका का एक अहम रोल है। मुख्य बातों में आते हैं।
तो ये हमने देख लिया। सेकंड पॉइंट आपने लिखा, सेकंड पॉइंट लिख दीजिए। अगला, सत्ता का स्वरूप। सत्ता का स्वरूप, अब ये कैसा है, इसमें लिख दीजिए। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, पहला पॉइंट, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, कॉमा, या नीचे में लिख सकते हैं समाजवादी, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ठीक है। तीसरा लिखिए, शॉर्ट में लिखवा देते हैं, यह सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत काम कर जाता है। लिखिए, सत्ता का उद्देश्य। सत्ता का उद्देश्य, उसमें उद्देश्य में पहला टॉपिक लिखेंगे न्याय, और इसके 3 पार्ट्स, सब पार्ट्स कर देंगे। आपने पढ़ा है आज की आर्थिक न्याय की बात हमने की है, राजनैतिक न्याय की हमने बात की है, और सामाजिक न्याय की हमने बात की है। 3 प्रकार के न्याय की बात की जाती है जो सत्ता का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है। कभी आपसे पूछ ले कितने प्रकार के न्याय हैं, तो 3 प्रकार के जस्टिस हैं, आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक। आर्थिक न्याय का मतलब है समाजवाद, सामाजिक न्याय का मतलब है किसी को छुआछूत से मुक्त कर दीजिए, जाति प्रथा को समाप्त कर दीजिए। ठीक है, यही सब है उसका मतलब। कोई बड़ा छोटा नहीं है, सबको समान अवसर मिल सकता है, किसी भी क्षेत्र का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, इक्वलिटी मिली हुई है। उसके बाद राजनीतिक का मतलब है कि चुनाव लड़ सकता है, वोट दे सकता है, सरकार में जा सकता है, सब आजादी है। इसी में लिखिए, सत्ता के उद्देश्य में ही दूसरा न्याय के बाद स्वतंत्रता कहा जाए। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। देखिए, ये जो न्याय है, हाँ, रसिया से प्रभावित तो है ही, बिल्कुल है, समाजवाद। ठीक है, आगे चलते हैं। स्वतंत्रता, स्वतंत्रता में भी सब पार्ट्स कर दीजिए। देखिए, विचार, ऐसे ही पार्ट बांट दीजिए, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए, समानता, हेडिंग में, इसी के बाद छूट गया है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। यानी इतनी बातों के स्वतंत्रता की गारंटी मिलती है। अब इसके बाद लिखिए समानता। कैसी समानता, तो तीर का चिन्ह देकर लिख दीजिए, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए अगला, बंधुत्व। बंधुत्व, इसमें अलग से कुछ नहीं लिखना है। बंधुत्व का मतलब समझ रहे हैं आप, संबंध की चर्चा है, आपस में क्या रहेगा, भाईचारा होगा, विश्व के साथ भी बंधुत्व होगा। अगला लिखिए, राष्ट्रीय एकता और अखंडता। राष्ट्रीय एकता और अखंडता। लास्ट लिख दीजिए इसमें, व्यक्ति की गरिमा। व्यक्ति की गरिमा, आजकल आपने देखा होगा, कोई भी व्यक्ति यदि किसी के विरुद्ध सोशल मीडिया में चाहे पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आकर ऐसा बयान देता है
जो उसकी निजी गरिमा को ठेस पहुंचाता है, तो मानहानि का केस वो दर्ज कर देते हैं। देखा है कि नहीं देखा है आपने? कई मामलों में आपने ऐसा केस दर्ज होते हुए देखा या सुना होगा। सबके पास यह अधिकार है कि जिसके गरिमा के साथ कोई खिलवाड़ किया जाएगा वो निश्चित रूप से कोर्ट में चैलेंज कर सकता है। लिखिए नोट इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में, नोट लिखिए 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जुड़े गए। तीन शब्द जुड़े गए। तीन शब्द जोड़े गए। अब अगला तथ्य यह होगा कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं है। इस पर काफी मंथन हुआ है देश में। 3 वादों के माध्यम से इसको हम विस्तार से समझ सकते हैं कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या अलग है। आप लोगों को क्या लगता है, क्या है? भाग है, ठीक है, लिख दीजिए स्टार देकर नेक्स्ट पॉइंट। संविधान, संविधान काटिएगा, लिखिए प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं। प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं, यह 3 वादों से स्पष्ट हो जाता है। 3 वादों से स्पष्ट हो जाता है। पहला लिखिए बेरुवारीवाद, बेरुवारी मामला या बेरुवारी का वाद 1960। 1960 देखिए, इसमें प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना गया। इसमें प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना गया। प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना गया। नहीं माना गया। दूसरा लिखिए केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। 1973 इसमें प्रस्तावना को संविधान का भाग माना गया। इसमें प्रस्तावना को संविधान का भाग माना गया। एक बात ध्यान रखेंगे, केशवानंद भारती मामले में ही सुप्रीम कोर्ट ने बाद में यह कहा था, केरल के मामले में और केशवानंद भारती के मामले में पहले वहां के कोर्ट ने और फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको डिफाइन किया था कि जो संविधान का मूल ढांचा है उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो जो 3 संशोधन हुए थे, 3 शब्द जुड़े, पंथ निरपेक्षता, अखंडता और समाजवाद, कहा गया कोर्ट के द्वारा ये तीनों शब्द तो पहले से ही
राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में वर्णित हैं। तो इनको अलग से उद्देशिका में जोड़ा जाना कोई अपराध नहीं है, कोई गलती नहीं है, ये सही किया गया। प्रियम्बल को और स्पष्ट कर दिया गया, इस चीज को मान लिया गया था। ठीक है, इसी वाद के आधार पर आगे चलकर, इस वाद में जो चीजें कही गई उसके आधार पर आगे चलकर मान लिया गया, क्योंकि उस पर भी अलग से केस हुआ था। तो याद होगा कि 1976 में जब वो लागू हुआ तो काफी हंगामा हुआ, तो फिर इसी को आधार माना था कि क्या इन तीनों शब्दों से संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन हुआ है या नहीं हुआ है। तो बाद में फिर कोर्ट ने तय किया कि नहीं हुआ है। लिख दीजिए नोट में, देखिए बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन ब्रैकेट में संविधान का मूल ढांचा, संविधान का मूल ढांचा की अवधारणा, अवधारणा केशवानंद भारती मामले में दिया गया, केशवानंद भारती मामले में दिया गया। ठीक है, अब चूंकि इसके बाद 1973 के बाद 76 में 3 शब्द ऐड हुए, उसको लेकर काफी विवाद था, तो वो इसी के बेसिस पर मिनर्वा मिल के मामले में क्लियर हो गया 1980 में। 1980 में जो मिनर्वा मिल का मामला आया था उस पर कोर्ट ने क्लियर कर दिया, क्रिस्टल क्लियर, कहा कि संविधान प्रस्तावना संविधान का भाग है और प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है, ये क्लियर कर दिया, यदि वो मूल ढांचे को प्रभावित नहीं करता हो। लिख दीजिए तीसरा, तीसरा मिनर्वा मिल बनाम, यहां हर्षिकार होना चाहिए, थोड़ा ठीक मिल है उसमें, मिनर्वा मिल बनाम भारत संघ 1980। 1980 ये सबसे महत्वपूर्ण है, केशवानंद भारती के बाद और क्लियर हो गया। लिख दीजिए, इसमें कहा गया, इसमें कहा गया कि प्रस्तावना न केवल संविधान का अंग है, इसमें कहा गया कि प्रस्तावना न केवल संविधान का अंग है बल्कि बल्कि इसमें संशोधन भी किया जा सकता है, बल्कि इसमें संशोधन भी किया जा सकता है, बशर्ते कि, बशर्ते कि यह संविधान के मूल ढांचे को प्रभावित नहीं करता हो। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए प्रस्तावना के विषय में, हाँ, प्रभावित नहीं करता हो माने जो उसका ओरिजिनल स्ट्रक्चर है उसको डैमेज नहीं करता हो तो संशोधन कर सकते हैं। इंदिरा गांधी के टाइम के जो 3 शब्द हैं वो मूल स्ट्रक्चर को डैमेज नहीं करते हैं, तो स्वीकृत हो गए उसमें, उसको मिनी संविधान भी कहा जाता है। लिखिए आगे, प्रस्तावना के महत्वपूर्ण शब्द, महत्वपूर्ण शब्द शॉर्ट शॉर्ट में लिखवा देते हैं, थोड़ी क्लैरिटी बनी रहेगी इससे। पहला लिखिए संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, तीर का चिन्ह, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, तीर का चिन्ह देकर लिख दीजिए
किसी भी बाहरी शक्ति का हस्तक्षेप नहीं होगा। किसी भी बाहरी शक्ति का हस्तक्षेप नहीं होगा। अब तो समाजवाद सभी लोग समझ गए हैं क्या होता है। प्रभुत्व संपन्न भी समझ गए हैं। दूसरा लिखिए समाजवाद। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछ लेता हूं। जैसे हमने समाजवाद में पढ़ा है कि गरीबी और अमीरी के बीच के अंतर को कम करना, तो कैसे कम करें, किस तरीके से कम करें, ये कौन बताएंगे? हाउ टू रिड्यूस द डिफरेंस बिटवीन पॉवर्टी, कैसे करेंगे? देखिए, इसका अच्छा शब्द क्या हो सकता है? एक ऐसा शब्द बोलिए जो प्रभावित करे थोड़ा सा। शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक ढंग से, ये कह सकते हैं। वेरी गुड वर्ड है इसके लिए। ऐसा नहीं करेंगे कि अमीरों का संपत्ति छीन छीन के गरीबों में बांट देंगे रातों रात। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। इसके लिए वेरी गुड वर्ड है, अप्रोप्रिएट वर्ड है कि शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक तरीके से। लिख दीजिए इसमें समाजवाद में। समाजवाद का अर्थ है, समाजवाद का अर्थ है शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक तरीके से, शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक तरीके से, शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक तरीके से गरीबी और अमीरी के बीच के अंतर को कम करना। अगला लिखिए पंथ निरपेक्षता। लिख के छोड़ दीजिए बस, समझ चुके हैं क्या होता है पंथ निरपेक्षता। नेक्स्ट लिखिए लोकतंत्र, डेमोक्रेसी। इसकी चर्चा पर पूरी क्लास हो चुकी है, तो ब्रैकेट में लिख दीजिए केवल डेमोक्रेसी में अब्राहम लिंकन की परिभाषा को याद रखें। कोई बता ही दे तो बढ़िया रहेगा। लोकतंत्र जनता के लिए और जनता के द्वारा संचालित सरकार है। ब्रैकेट में इतना मेंशन कर दीजिए कि अब्राहम लिंकन की परिभाषा को याद रखें, वही आधार है। ठीक है। नेक्स्ट लिखिए गणराज्य। गणराज्य। अब आप में से कोई मुझे बताएंगे कि गणराज्य शब्द का मतलब क्या होता है? रिपब्लिक क्या होता है? लोकतंत्र तो आता है समझ में। कौन चुना गया हो, एक बार दोबारा बताइए। हाँ, वेरी गुड। ठीक है, वेरी गुड। जो राज्य का प्रमुख है, राज्य मतलब भारत की बात करता हूं मैं, भारत एक राज्य है, याद रखिएगा। पहले भारत एक राज्य है, फिर भारत एक देश या राष्ट्र है। जो राज्य का प्रमुख होता हो वह प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष तरीके से जनता के द्वारा निर्वाचित होता हो, न कि वंशानुगत या प्रमुख हो, वंशानुगत या राजा वाली कोई बात हो। ठीक है, लिख दीजिए गणतंत्र में, लिख दीजिए गणराज्य में राज्य का प्रमुख, राज्य का प्रमुख प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता, न कि वंशानुगत। राज्य का प्रमुख प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता हो, न कि वंशानुगत हो। ठीक है, आगे चलेंगे। लिखिए न्याय। न्याय के तीन सब पार्ट्स कर दीजिए। पहला सामाजिक न्याय, तीर का चिन्ह, सामाजिक न्याय।
एक लाइन में लिख दीजिए, सामाजिक शोषण को रोकना है। सामाजिक शोषण को रोकना है। सामाजिक शोषण को रोकना है। आर्थिक न्याय, गरीबी और अमीरी के बीच के अंतर को कम करना है। ठीक है। राजनैतिक न्याय, राजनैतिक न्याय, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार इसमें आ जाएगा। आर्टिकल कितना? 326। 324 में क्या है? निर्वाचन आयोग है। और 326 में क्या है? एडल्ट सफरेज, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, सार्वजनिक जो वयस्क मताधिकार है, लिख दीजिए उसमें। तीर का राजनैतिक न्याय, तीर का चिन्ह, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, आर्टिकल 326। ठीक है। एक और टर्मोलॉजी बच जाता है, स्वतंत्रता, जिसको आज देख लेना चाहिए, कुछ अन्य बातों को देख लेना चाहिए और टेस्ट सीरीज को देख लेना चाहिए। समय है ना आप लोगों के पास कि नहीं है? 10 ही बजने वाले हैं, 15 मिनट में समाप्त हो जाएगा सब। ठीक है। अगला लिखिए स्वतंत्रता, हेडिंग में। आपको स्वतंत्रता पर मैंने 2 पुस्तक की चर्चा कल की थी, याद है कि नहीं है? याद है कि नहीं है? एक पुस्तक स्टुअर्ट ने लिखा था, क्या नाम था उसका? लिबर्टी, याद है? और एक पुस्तक नेल्सन मंडेला मंडेला ने लिखा था, लॉन्ग पाथ टू फ्रीडम, याद है कि नहीं है? इसको याद रखिएगा। स्टुअर्ट इंग्लैंड, नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका, कल सब लिखवा दिए थे। चलिए, इसमें लिखिए स्वतंत्रता में अब क्या क्या आएगा, तो सब टॉपिक बना दीजिए इसका भी, उपखंड। पहला लिखिए विचार, तीर का चिन्ह। विचार, विचार क्या होता है? विचार होता है आंतरिक मस्तिष्क के चिंतन की प्रक्रिया, लिख दीजिए। विचार में आंतरिक मस्तिष्क के चिंतन की प्रक्रिया, चिंतन की प्रक्रिया, इसी के आधार पर हम किसी को तय करते हैं कि इसका विचार कैसा है, पागल है कि मनुष्य है, बीच में है, ये ईश्वर है। विचारधारा यहीं से तय होती है, किस वाद का है, तो सब चिंतन से जुड़ा हुआ है, थॉट। विचार के बाद क्या है प्रस्तावना में? अभिव्यक्ति, तो लिखिए अभिव्यक्ति और तीर का चिन्ह। विचार समझ गए कि नहीं? विचार का संबंध चिंतन से है। अभिव्यक्ति क्या होता है? क्या होता है अभिव्यक्ति? कोई? और कोई? यदि हम विचार के टर्म में अभिव्यक्ति को परिभाषित करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? जैसे मैं कहूंगा कि कोई अपनी अभिव्यक्ति दे रहा है, वो क्या कर रहा है वस्तुतः? साइकोलॉजी की भाषा में क्या कर रहा है? अपने मनोचिंतन को मौखिक या लिखित रूप दे रहा है। अभिव्यक्ति 2 रूपों में की जा सकती है, या तो वाचन के माध्यम से की जा सकती है, बोलकर, या अभिव्यक्ति के माध्यम से की जा सकती है, लिखकर या प्रस्तुत करके की जा सकती है। तो लिख दीजिए इसमें, लिखिए चिंतन को मौखिक अथवा लिखित रूप प्रदान करना अभिव्यक्ति है। चिंतन को मौखिक अथवा लिखित रूप प्रदान करना अभिव्यक्ति है। ठीक है। नेक्स्ट, विश्वास, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। आजकल लोग विश्वास के लिए बहुत परेशान हैं, खास करके वैवाहिक संबंधों में विश्वास को लेकर आजकल लोग इतने परेशान हैं कि पूरी दुनिया में यह क्या है, प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। आए दिन क्या देखने को मिलता है? नीला ड्रम देखने को मिलता है।
तो इस तरह की घटनाएं जब देश में होने लगती है तो निश्चित रूप से यह सामाजिक चिंतन का मुद्दा बन जाता है। तो विश्वास किसे कहेंगे? विश्वास के लिए अंग्रेजी में दो शब्द हैं, ध्यान रखिएगा। एक वर्ड है फेथ, एक एक को समझ लीजिए, और दूसरा वर्ड है बिलीव। ठीक है, फेथ माने भी विश्वास, बिलीव माने भी विश्वास। तो संविधान जो कहता है विश्वास की, विश्वास, अभिव्यक्ति, उपासना, धर्म की स्वतंत्रता, तो संविधान फेथ की बात कर रहा है कि बिलीव की बात कर रहा है? किसकी बात कर रहा है? कोई फेथ की बात। सभी फेथ के पक्ष में है। आप सब मेरा भारत महान पार्टी में है, इंडिया इज ग्रेट में नहीं है, सबकी अंग्रेजी कमजोर है। ठीक है, हम बिलीव वाले विश्वास को संविधान में जोड़ते हैं। मैं बता देता हूं, बहुत चिंता में नहीं चला जाना है, अनर्थ हो गया, फेथ उतर कहा गया। देखिए, फेथ का मतलब होता है कि जिस मूर्त वस्तु को आप देखते हैं, जिसको आप स्पर्श कर सकते हैं, छू सकते हैं, छू कर देख सकते हैं, कोई भी वस्तु, उसमें भरोसा करना। ठीक है, उसको बोलते हैं फेथ। जब हम किसी को पत्र लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? योर फेथफुली, योर्स फेथफुली, आपका विश्वास भाजन। क्योंकि मैं भी मूर्त हूं और आप भी मूर्त हैं, मैं आप पर देखकर विश्वास करता हूं, संबंधों में फेथ होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। लेकिन भूत प्रेत में विश्वास करना, ईश्वर में विश्वास करना, यह सब क्या है? बिलीव है। क्योंकि हम न भूत प्रेत को हमने कभी देखा है, न हमने कभी ईश्वर को देखा है। तो अब बताइए, विश्वास किसे कहा जाएगा? विश्वास की परिभाषा क्या होगी आपकी दृष्टि से? विश्वास क्या है? जिसको महसूस किया जा सकते हैं उसको विश्वास कैसे कहेंगे? उसे तो अनुभव कहते हैं, फीलिंग कहते हैं उसे। ठीक है, विश्वास का मतलब होता है किसी विचारधारा को मानना, विश्वास है किसी विचारधारा को, चाहे भूत प्रेत की विचारधारा को या संवैधानिक विचारधारा को। बिलीव, याद रखिएगा, लिख दीजिए, किसी विचारधारा को मानना विश्वास है। विश्वास है। अब धर्म की भी तो आ जाती है, आर्टिकल 25 से 28 भाग 3, याद है कि नहीं, मूल अधिकार में। तो अगला लिखिए, धर्म। जब भी आपसे कभी कोई पूछे कि धर्म क्या होता है, जब भी मैं किसी से पूछता हूं तो वो मुझे अपना धर्म बताने लगता है कि मैं सनातन का हूं, मैं मुस्लिम हूं, मैं सिख हूं, मैं फला पूजा करता हूं। तो मैं समझ जाता हूं कि यह व्यक्ति मुझे अपना विश्वास बता रहा है, अपनी उपासना बता रहा है, धर्म नहीं बता रहा है। किसी से पूछ के देखिए कि धर्म क्या होता है, तो कहेगा पुण्य करना। अरे भाई, पुण्य अलग चीज है, धर्म अलग चीज है। पुण्य और धर्म में अंतर होता है कि नहीं होता है? पुण्य अलग चीज है, पुण्य परोपकार का पर्याय है। ठीक है, लेकिन धर्म क्या है? सामाजिक व्यवस्था का पर्याय है। धर्म एक क्या है? सिस्टम है, जीने की कला है। जैसे वैदिक काल में प्रोफेशन तय कर दिया गया था, जो जिस व्यवसाय को अपनाता है उसी धर्म का था, याद रखिएगा इसको। तो धर्म क्या है? सामाजिक आचरण है, कैसे जिए, किसको अधिक महत्ता दें, किसको प्रेफर करें। जैसे वैदिक आर्य प्रकृति की पूजा करते थे क्योंकि उनको प्रकृति से बड़ा लाभ था। सारी सभ्यता प्रकृति के किनारे बसी थी। जो पंच तत्व हैं, क्षिति जल पावक गगन समीर, इसकी महत्ता आर्यों के समय देखने को मिलती है। तो वहां धर्म का क्या मतलब है? प्रकृति की पूजा करना, प्रकृति को बचाना, उसका मतलब है धर्म का मतलब। तो जिसको धारण किया जाता है उसी को धर्म कहते हैं। अब पुण्य अलग चीज है। पुण्य क्या है? किसी गरीब व्यक्ति को रोटी खिला देना पुण्य है, वो धर्म नहीं है, वो पुण्य है। परोपकार जो आता है, बिनिवोलेंस एक वर्ड है, वह आता है पुण्य के कैटेगरी में। और रिलीजियन मीन्स ए सोशल सिस्टम। इसमें प्रोफेशन भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, लिख दीजिए। जिसको धारण किया जाए उसे धर्म कहते हैं। जिसको धारण किया जाए उसको धर्म कहते हैं। जिसका व्यवहारिक पक्ष उपासना है, जिसका व्यवहारिक पक्ष उपासना है, याद रहेगा। अब इसी धर्म को जब अप्लाई कर दीजिएगा कहीं पर, उपासना हो जाएगा। कोई प्रकृति की उपासना करेगा, कोई क्या करेगा, एक बंद कमरे में पश्चिम की तरफ घूमकर
अल्लाह के नारे लगाएगा। ये सब उपासना है, एक व्यवस्था का हिस्सा है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, एकता और अखंडता, लास्ट है ये। एकता और अखंडता, यूनिटी एंड सॉवर्निटी। कोई बताएंगे मुझे कि एकता क्या होता है और अखंडता क्या होता है? क्या होता है? कोई कब कहेंगे कि एकता है, कब कहेंगे अखंडता है? दोनों सुनने में एकदम समान लगता है। कहते हैं अखंड भारत। आज भी यदि आप आर्य समाज के किसी कार्यालय में जाएंगे तो वहां आज का जो भारत का पॉलिटिकल मैप है वो नहीं रहता है। हिंदू कुश, पाकिस्तान अफगानिस्तान का वो हिस्सा जो शामिल था, ऊपर से आते हुए चाइना को काटते हुए, तिब्बत को मिलाते हुए, म्यांमार बांग्लादेश को मिलाते हुए पूरा भारत मिलेगा आपको। वो कहते हैं कि हम आज भी अखंड भारत को मानते हैं। ठीक है, तो अखंडता क्या है भाई? वो भी तो एकता के जैसे ही दिखता है कि हम सब एक हैं। मैंने उत्तर भी दे दिया तब भी कोई बता नहीं पा रहा है। उत्तर दे दिया, क्या कह सकते हैं? अच्छा, एकता टूट सकता है, अखंडता टूट टूट गया अखंडता। पाकिस्तान भी अलग हो गया, म्यांमार और बांग्लादेश भी अलग हो गया, तो टूट गया अखंडता? नहीं टूट गया, पहले एक था, अखंड था। अब बताइए। देखिए, बहुत कॉमन है, बहुत चिंता में नहीं जाना है। एकता मनोवैज्ञानिक अवधारणा है, इसको सदैव याद रखना है। एकता क्या है? मनोवैज्ञानिक अवधारणा है, साइकोलॉजिकल है। लेकिन जो अखंडता है वो भौगोलिक अवधारणा है। तभी तो मैंने कहा कि बता दिया मैंने, तभी कोई नहीं बता पा रहे हैं। इसका संबंध भौगोलिक एकता से है, क्षेत्रीय एकता से है। जब जमीन के टुकड़े एक रहेंगे तो अखंड कहलाएगा। ठीक है, और जब मन से हम व्यक्ति एक रहेंगे तो एकता कहलाएगी। याद रहेगा, लिख दीजिए। एकता मनोवैज्ञानिक अवधारणा है, जबकि अखंडता भौगोलिक अवधारणा है। भौगोलिक अवधारणा है। ठीक है, आज के बूस्टर फैक्ट्स में 5 बातें लिख लीजिए, 10 क्वेश्चन को देख लीजिए। 10 से भी कम है आज, शायद 5-6 क्वेश्चन आज बन पाएंगे इस पर, और क्लास को ओवर कर देंगे। क्लास ठीक से आ रही है समझ में कि नहीं? ठीक है, अब लिखिए बूस्टर फैक्ट्स। बूस्टर फैक्ट्स लिखिए। प्रस्तावना संविधान के दर्शन को प्रस्तावना संविधान के दर्शन को मूर्त रूप प्रदान करती है। मूर्त मूर्त रूप प्रदान करती है। नेक्स्ट, केशवानंद भारती बनाम केरल के मामले में केशवानंद भारती बनाम केरल के मामले में, ब्रैकेट में 1973 लिख दीजिए, पूछा जाता है। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का अंग माना और संशोधनीय माना। संशोधनीय माना। संशोधनीय माना। ठीक है, नेक्स्ट, देखिए प्रस्तावना में उन उद्देश्यों का कथन है, प्रस्तावना में उन उद्देश्यों का कथन है जिसे हमारा संविधान स्थापित करना चाहता है और आगे बढ़ाना चाहता है।
आगे बढ़ाना चाहता है। लास्ट पॉइंट, इंदिरा गांधी वाला सबको याद हो गया कि नहीं? 3 शब्द, 42/1976 याद हो गया है। उसको लिखवाने की अब कोई जरूरत नहीं है। वो इसलिए लिखवाते हैं बार बार कि जिस परीक्षा में बैठिएगा एक क्वेश्चन वहां से बन ही जाता है। उसको मिनी संविधान कहा जाता है। लास्ट पॉइंट लिख दीजिए, प्रस्तावना स्पष्ट करती है कि भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता, भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है। भारत की जनता में निहित है। जनता में निहित है। ठीक है, 5-6 प्रश्नों को देख लीजिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने पूर्व में प्रस्तावना को कई बार पढ़ा भी होगा, कई स्तर से पढ़ा होगा, लेकिन हमें कम बार ऐसा अवसर मिलता है जब हम प्रस्तावना को 2-3 घंटे के इन डेप्थ में जाकर पढ़ पाते हैं। है कि नहीं है ऐसा? हम प्रस्तावना को देख लेते हैं, कई बार किताबों से भी पढ़ते हैं, लेकिन उसका जो मूल स्वरूप है उस पर हम कम मंथन करते हैं। अक्सर ऐसा होता है, आज आपने जितना देख लिया है उसके बाद प्रस्तावना पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ प्रश्नोत्तर को देख लीजिए, ये बीपीएससी ने पूछा हुआ है ये सब प्रश्न प्रस्तावना से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के उपरांत जोड़ा गया? क्या होगा? पीएम कौन थे? और आप लोग बताएंगे कि संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 31 से हटाकर कानूनी अधिकार के रूप में आर्टिकल 300 क में किसके समय जोड़ा गया और किस संशोधन में? वेरी गुड। कौन सा नंबर? 44वां। वेरी गुड, ठीक है, 78 में। आगे सेकंड क्वेश्चन है, निम्न शब्दों पर विचार कीजिए, समाजवादी, प्रजातांत्रिक, सार्वभौमिक और धर्मनिरपेक्ष। इन शब्दों को विचारानुसार क्रम दीजिए। मतलब विचार के हिसाब से सजाइए, यानी ये कह रहा है इसको प्रस्तावना के हिसाब से सजा के दिखाइए, यही इसका मतलब है। क्या उत्तर हो सकता है? क्या हो सकता है? आप सभी को प्रस्तावना आज दिखाया गया था, यदि याद होगा तो जवाब दे दीजिएगा। बस सीरीज देख लेना है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, अब देखिए उसके बाद समाजवादी लोकतांत्रिक है ना। अब इसमें क्या क्या पहले जरूरी है वो देख लीजिए, इससे तय हो जाएगा। सबसे पहले क्या हो सकता है चारों में से? कौन बताएंगे? सबसे पहले, सबसे पहले है सार्वभौमिक, सबसे पहले यूनिवर्सल। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा? यूनिवर्सल। उसके बाद क्या हो सकता है? समाजवादी जरूरी है। उसके बाद क्या हो सकता है? धर्मनिरपेक्ष। और उसके बाद लोकतांत्रिक गणराज्य है। ये उत्तर होगा इसका। इसके हिसाब से रट लीजिएगा इसको। एक ऐसा प्रश्न है जब भी पूछा जाता है अक्सर लोग गलत कर देते हैं। इसमें भाव पूछ रहा है कि संविधान किस भाव में लागू है, मूल भाव को पकड़ना है। तो सबसे पहले तो यूनिवर्सल है कि पूरे देश पर लागू है, कोई नहीं बच सकता। यूनिवर्सल होने के बाद क्या है? समाजवाद की ही बात करेगा, सबसे पहले बराबरी की बात करेगा, फिर लोकतंत्र आएगा। आ गया समाजवाद। उसके बाद बात करेगा धर्मनिरपेक्षता की, किसी धर्म को नहीं मानेगा, सबको इक्वलिटी देगा, और तब कहेगा कि हम लोकतंत्र हैं। ऐसे, ठीक है। इसमें लिंकन की परिभाषा की भी सार्थकता निकल जाती है और संविधान की उद्देशिका की भी सार्थकता निकल जाती है। ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन माना जाएगा, पूछा जा चुका है। नेक्स्ट, तीसरा, किस संशोधन में, अब ये तो बता ही देंगे आप लोग, क्या होगा? 42वां हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो भारत को इसमें से क्या घोषित किया गया है चौथे क्वेश्चन में? कौन सा ऑप्शन? सी। क्या इसमें वो चीजें आ गई जो उस क्वेश्चन में थी? आ गया कि नहीं आ गया? सार्वभौमिक भी आ गया, उसके बाद समाजवाद, उसके बाद धर्मनिरपेक्षता, फिर जाके लोकतंत्र। तो यही उत्तर हो जाएगा। उसी क्वेश्चन का अप्लाइड था ये। पांचवा है
भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में कौन सा क्रम सही है? तो एक बार देख लीजिए इसमें कौन सा क्रम सही है। फिर से वही क्वेश्चन, क्रम वाला बहुत भारी क्वेश्चन होता है, विचार करना पड़ता है इसमें। दो प्रश्नों के सहयोग से बना सकते हैं, 3 और 4 के सहयोग से। क्या होगा, कौन सा ऑप्शन होगा? देखिए सबसे पहले सार्वभौमिक होगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अब इसमें देखिए आप इसे पकड़ लीजिए, थोड़ा सा दोनों दिखेगा तो क्लियर। सार्वभौमिक के बाद समाजवादी है। अब देखिए सार्वभौमिक के बाद क्या क्या है, सत्ता संपन्न, सत्ता संपन्न, सत्ता संपन्न, यानी होना ही है, छाट नहीं सकते हैं। सत्ता संपन्न तो आ ही गया तीनों में, वो होगा ही होगा। संप्रभुता संपन्न, सत्ता संपन्न। उसके बाद क्या था, समाजवादी। तो समाजवादी 2 जगहों पर है, अभी तक बराबर चल रहा है, ये ऑप्शन गया बीच वाला, जनवादी नहीं होगा। उसके बाद है धर्मनिरपेक्ष। अब देखिए इसमें आ गया धर्मनिरपेक्ष, इसमें है जनवादी, गलत हो गया, पकड़ा गया डी ऑप्शन। नहीं हो जाएगा, डी ऑप्शन नहीं हो जाएगा, पिछले दोनों प्रश्नों को देखकर डी उत्तर हो जाएगा, ऐसे पकड़ लीजिए। लास्ट क्वेश्चन, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है डैश से। कोई बता सकते हैं किससे? हम भारत के लोगों से। हम भारत के लोगों से का मतलब ही है कि लौकिक। तो मैंने कहा भी था कि एक एक वर्ड को प्रस्तावना में बहुत गहराई से देखिए, कई परीक्षाओं में 2-4 नंबर ऐसे ही आ जाते हैं इसमें। तो आज की क्लास को हम इन्हीं शब्दों के साथ समाप्त करते हैं। अगली जो क्लास होगी वो होगी संघ राज्य क्षेत्र को लेकर, जिसमें भाग 1 में आर्टिकल 1 से 4 को देखेंगे। उसके बाद भाग 2 में नागरिकता की रिगार्डिंग क्लास होगी 5 से 11। फिर चलेगा भाग 3 का मूल अधिकार 12 से 35, राज्य की परिभाषा वगैरह। और एक लंबी क्लास चाहिए जिस क्लास में हम सभी संविधान संशोधन को एक साथ देख लेंगे। वैसे मैं आप लोगों से एक चीज पूछ लेता हूं, एक पीडीएफ मैंने शेयर किया था जिसमें सभी जो मुख्य उपबंध हैं, अनुच्छेद हैं, वो सब दिए गए थे, सभी अनुसूचियां दी गई थी। क्या उसको लिख लिया गया है या अभी तक ऐसे ही है? यदि उसको ना लिखा गया हो तो या तो आप लोग खुद से लिख लीजिए, अन्यथा फिर क्लास है ही, मैं तो लिखवा ही दूंगा सब, देखो कॉपी में होना चाहिए। क्या करेंगे आप लोग? आप लोग बता दें। तो आपको 2 दिन का मैं समय देता हूं, 2 डेज। आप क्या कीजिए, कॉपी में उतना स्पेस छोड़ दीजिए कहीं पर, या कहीं बाद ही जाके उसको लिख लीजिए, क्योंकि मेरी जो अगली क्लास होगी वह संविधान संशोधन के रिगार्डिंग होगी। तो पहले तो ये पता हो किस भाग में क्या है, किस अनुच्छेद में क्या है, किस अनुसूची में क्या है। 12 अनुसूची आज कौन सुना सकता है? 1 से 12 अनुसूची में किस में क्या है? हाँ सुनाइए, ज्योति कुमारी जी। ठीक है। ठीक है, वेरी गुड। राज्यसभा में राज्यों के स्थान का आवंटन, ठीक है। 5वां? ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। छोटू जी आप भी सुनाएंगे? कोई बात नहीं, कल देख लीजिए, कल याद हो जाना चाहिए। ये एकदम जिह्वाग्र पर देखिए, शॉर्ट में याद कर लीजिए, यदि लंबा नहीं याद होता है पहले शॉर्ट में याद कीजिए, फिर बाद में उसको पूरा पूरा देख लीजिए। 1 में क्या है, संघ राज्य क्षेत्र। 2 में वेतन, 3 में शपथ, 4 में राज्यसभा में राज्यों के स्थान का आवंटन, 5 में SC ST के संबंधित अधिनियम, 6 में असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम का प्रशासनिक उपबंध, 7 में सूची, 8 में भाषा, 9 में न्याय, 10 में दल बदल, 11 में पंचायती राज, 12 में नगर पालिका। ऐसे याद कर लीजिए। इस वीडियो को दोबारा चला के देख लीजिए, लिख लीजिए कहीं पर। ठीक है, मैं तो ये कहता हूं कि पूरा संविधान का जो मुख्य हिस्सा है वो रट जाइए। वो एक बड़ा कानून है, और जीवन में किसी भी स्टेज में कोई आपके साथ चीट नहीं कर पाएगा, कितना भी बड़ा अधिकारी होगा। यदि अपने कर्तव्यों का और अधिकारों का पता रहेगा, या किसी पद पर नौकरी ही करते हैं, तो ऐसा थोड़ी होता है कि जो व्यक्ति नौकरी करता है वो सर्वे सर्वा है। कई बार हम जनता के साथ डील करते हैं जॉब में, तो क्या होता है, जनता कई बार आपको थ्रेट देके चली जाएगी, चुनौती, धमकी, ऐसा होता है।
कई बार विधायक की तरफ से फोन आ जाएगा। अभी आपने बिहार में देखा होगा, एक विधायक ने एक पंचायत सेवक को दिया है शायद धमकी, देखा है कि नहीं देखा है, होता रहता है। तो इस स्थिति में एक सरकारी कर्मचारी, सरकारी ऑफिसर क्या कर सकता है, क्या स्टेप ले सकता है, ठीक है, इस सब की जानकारी इससे हो जाती है। सबसे बड़ी बात है कि आपके राइट्स आपको पता चल जाते हैं, कर्तव्य भी। तो इसको थोड़ा देखिए, सभी मुख्य अनुच्छेद को याद कीजिए, जैसे 280 को याद कीजिए, 143 को याद कीजिए, 326 को याद कीजिए, 312 को याद कीजिए, 315 को याद कीजिए, ठीक है। 343 से 351 को जरूर देखिए एक बार। इस कड़ी में 12 से 35 तो रटा होना चाहिए, 36 से 51 सबको याद होना चाहिए। उसके बाद 79 को देख लीजिए, 61 को देख लीजिए, जहां जहां 352, 56, 60 को देख लीजिए। आर्टिकल 40 को जरूर याद रखिए, ग्राम पंचायत है उसके अंदर में, कभी नहीं भूलना है। 44 को नहीं भूलना है, 49, 50, 51 को हर हाल में याद रखिए। स्मारक है, कार्यपालिका, न्यायपालिका अलग अलग है। 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति समझौता है। हाँ, हाँ, उसमें बहुत कुछ है, वो आगे लिखवा देंगे, चिंता नहीं करना है। हाँ बताइए, दोबारा कहा जाए। उसमें मुख्य को याद कर लेना है जो रिलेवेंट है, लेकिन 40 को याद रखना है, वो मैं आपको लिखवा दूंगा आगे चलकर। जिस दिन मैं एक क्लास लूंगा संशोधन के रिगार्डिंग, मैं चाहता हूं कि उस दिन आपको सब याद रहे, फिर भी मैं लिखवा दूंगा जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता है। तो इसी प्रकार क्लास आगे बढ़ती रहेगी। अभी मेरी रूटीन थोड़ी सी अस्त व्यस्त चल रही है, वरना मैं एक दूसरे विषय को भी जगह देता। फिलहाल मैं प्रोफेशनल ट्रेनिंग का हिस्सा हूँ। हाँ, हाँ। न्यायालय में अप्रवर्तनीय है। अप्रवर्तनीय का मतलब होता है कि न्यायालय इसको लागू नहीं करवा सकता अलग से, ये सरकार को गाइडलाइन देते हैं बस, ठीक है। ये सर यदि लागू करवा देता तो आर्टिकल 44 को लागू करवा चुका होता, 36 से 51 में है। तो उसके पास ये पावर नहीं है कि लागू करवा देगा। ये एक दिशा देते हैं कि सरकार जो चलेगी वो 36 से 51 के नियमों पर चलेगी। इसमें जो बातें लिखी हुई है, गांधीवादी तत्व है, समाजवादी तत्व है, उदारवादी तत्व है, इसके अंदर तीनों के सम्मिश्रण से चलेगी। जैसे आपने देखा होगा 39 कौ में निःशुल्क विधि सहायता की बात कही जाती है। जैसे आपने देखा होगा 45 कौ में निःशुल्क शिक्षा की बात कही जाती है, सरकार कर ही रही है आजकल। 6 से 14 मूल कर्तव्य तक में ऐड कर दिया है। तो अप्रवर्तनीय का मतलब यही होता है। जैसे मूल कर्तव्य क्या है, अप्रवर्तनीय है, उसको मनवाया नहीं जा सकता, मानने का आग्रह किया जा सकता है कि आप इसको मानिए। अब मान लीजिए कोई नहीं मानता है, तो उसके लिए दंड दिया जाएगा, दंड देने का प्रावधान नहीं है। वो तो व्यक्ति गिरा हुआ होगा कि नहीं मानेगा, सरकार भी ये मान लेती है, कोर्ट भी, ये व्यक्ति क्या है, अधम है, मनुष्य नहीं है। क्योंकि वो यदि कोई मनुष्य होगा तो राष्ट्रगान का खुद ही सम्मान कर लेगा, ठीक है। आगे चलते हैं, इसको आज विराम देते हैं। जब मैं थोड़ा फ्री होता हूं 2 दिनों के बाद, और तो भौतिकी को समावेशित करेंगे, इसमें साइंस का एक पार्ट हम शुरू कर लेंगे इस कड़ी में, वो ठीक रहेगा, साथ साथ चलता रहेगा। कभी कभी उसकी क्लास होगी अभी इस वीक में 1 या 2 दिन। करंट अफेयर्स पर भी हम काम करेंगे, वो खंड थोड़ा पीछे हो गया, उसको भी आगे ले आएंगे। तो 2 दिन के बाद संभव होगा, क्योंकि अभी ट्रेनिंग का समय मेरा बड़ा खराब रहता है, और बड़ी लंबी ट्रेनिंग होती है, और ट्रेनिंग में जाता हूं तो अक्सर युद्ध हो जाता है। कई विचारधारा के लोग बैठे होते हैं, किसी भी चीज को मानने को तैयार नहीं होते हैं, और जब अपना पक्ष रखते हैं तो उनको चुभता है वो चीज। तो थोड़ा सा मेंटली व्यक्ति थका हुआ होता है। वो सरकारी विभागों में चलता रहता है कई तरह के। जैसे आज एक व्यक्ति ने कहा कि आर्य भारत के मूल निवासी है, मैं नहीं मानता कि द्रविड़ भारत के मूल निवासी, क्या कहेंगे उसको आप। उसने कहा कि मैं इस चीज को नहीं मानता हूं। मैंने बताया मैक्स मुलर का सिद्धांत, कहा कि मैक्स मुलर ने गलत लिखा हुआ है। तो मैंने कहा कि आप एक अपना इतिहास लिखिए, उसको सरकार से मान्यता दिलवाइए, फिर वो इतिहास चलेगा। इस तरह के भी लोग मिल जाते हैं कई बार। तो आगे चलते हैं, तो अभी 1-2 दिन के बाद हम इसको शुरू करेंगे। भारत महान इसीलिए है कि यहाँ भांति भांति के लोग रहते हैं। शुभ रात्रि। गुड नाइट।